दोस्तों ये पिक्चर आप लोगों को दिख रही है, एक नॉर्मल ट्रेन जो है एक मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई और इसकी वजह से उड़ीसा के अंदर में लगभग 200 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई। बहुत ही भयानक सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। अभी आप लोगों में सिचुएशन दिखाऊंगा कि बिल्कुल ट्रेन उलट चुकी है और इसी के साथ में आप लोगों को ट्रेन के अंदर की सिचुएशन देखना। अब आप लोग समझ पाओगे कंडीशन क्या होगी उस टाइम पर जब एक्सीडेंट हुआ होगा। ये पर्टिकुलर पिक्चर देखकर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ट्रेन में जब लोग ट्रैवल करते हैं हमारे देश के अंदर में क्या कंडीशन यहाँ पर रहती है। ऐसा माना जाता है कि कई सारे देश की पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितने हमारे देश में लोग डेली ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। सोचो यहाँ पर इस तरीके से ट्रेन जब खचाखच भरी रहती है और उस टाइम पर यहाँ पर उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। यहाँ पर सिचुएशन जो देखने को मिली ये देखने को मिली उड़ीसा के अंदर में, जो बेसिकली बालासोर वाला रीजन है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिचुएशन देखने को मिली। तो इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा हा हुल्ला देखने को मिला। फिर यहाँ पर कि हम तो अभी बोल रहे थे कि हम लोगों ने एक कवच सिस्टम लॉन्च किया है। आप लोगों को याद होगा ये कवच सिस्टम मैंने पढ़ाया भी था। उस टाइम पर ये बोला गया था कि इस तरह का सिस्टम हो गया कि आमने सामने अगर कोई ट्रेन आएगी तो वो काफ़ी डिस्टेंस पर रुक जाएगी, एक दूसरे को टच नहीं करेगी। तो क्या ये कवच सिस्टम जो है वो काम नहीं कर पा रहा है या उसको सिस्टमेटिक वे में अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर काफ़ी एक देखो ना, यहाँ पर 2022 की बात की जा रही है, लगभग अप्रैल के महीने की, अप्रैल मार्च के महीने की, और अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जून के महीने में 2023 में। एक साल पहले यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली और आज की डेट में सिचुएशन आप लोगों के सामने है। ठीक है, अच्छी बात क्या होती है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आसपास के जो लोग हैं वो हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना हाथ बटाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है आप लोगों को देखने को मिलती है। वरना नॉर्मली क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट हुए पड़े रहते हैं और कोई सोचता भी नहीं है कि उसको टच भी करे, ये सोचते हैं कि हमारा काम थोड़ी ना है। तो कहीं कहीं आप लोगों को ये देखने को मिलेगा आज की डेट में ना यार, इंसानों के अंदर की कई जगह आप लोगों को मानवता मरती हुई नजर आएगी। आज की डेट में आप लोगों को ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा है ये, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया सड़क पर, उसको छोड़कर निकल जाते हैं। ठीक है, मतलब ये एक अजब तरीके की एक आप लोगों को लोगों के अंदर टेंडेंसी देखने को मिलेगी कि लोगों के अंदर की इमोशंस खत्म होती जा रही है। ये आप लोगों ने फील किया होगा। मतलब लोगों को दूसरों के साथ में कुछ गलत हो रहा है, उसके साथ में आज की डेट में लोगों की इमोशंस अगर देखोगे वो उसके साथ में कनेक्ट ही नहीं हो पाती है। वो अलग लेवल की इमोशंस आप लोगों को देखने को मिलती है, हमारे साथ में थोड़ी ना हो रहा है, ऐसी टेंडेंसी आज की डेट में लोगों को देखने को मिलती है। जब आपके साथ में कुछ ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर सामने वाला भी नहीं आएगा। उस टाइम पर क्या होगा, अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की हेल्प की जरूरत होगी तो अक्सर लोगों की हेल्प कर देनी चाहिए। अगर आप लोगों को लगे कहीं पर कि हाँ आप लोग ऐसी पोजीशन में हैं कि हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर भी इशू किए गए। यहाँ पर अगर किसी का नियर डियर बनो, आप लोग सोचो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो छुट्टी से कहीं घर जा रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो घूमने जा रहे होंगे, कुछ किससे मिलने जा रहे होंगे, कुछ मतलब किस किस तरीके के लोग जो हैं वो ट्रेन में होंगे और वो अपने डेस्टिनेशन तक ही नहीं पहुँच रहे हैं। तो ये बहुत ही एक तरीके से ना अजीब सी चीज़ हो जाती है यार। ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम करना चाहिए। और ये एक्सीडेंट के जो केसेस हैं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली हालांकि कुछ कम हुए हैं पर लेकिन काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारे देश में ट्रेन का, तो सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो यहाँ पर सिटीजन की बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, लगभग 17 के करीब एक कोच में देखो कितने लोग होते हैं, 17 के करीब जो कोच हैं वो डिरेल्ड हो गए, यहाँ पर एक तरीके से पटरी से उतर गए यहाँ पर। तो उस टाइम पर सोचो कि कोई सो रहा होगा, कोई छोटा बच्चा भी होगा, कोई माँ भी होगी, कोई बुजुर्ग भी होगा उसमें, किस तरीके से कोई ऐसे दिव्यांगन भी होंगे उसमें। मतलब क्या, मतलब एक तरीके से ना बिल्कुल माहौल ऐसा हो जाता है बिल्कुल दिमाग का, मैंने कहा ये क्या हो गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट यहाँ पर देखने को मिला जिसकी वजह से सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अटपटी सी हो गई है। ऊपर वाला इनकी आत्मा को शांति दे यार। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज है 23 जून। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, ये बैलेंस डाइट बहुत ही शानदार रहने वाला है। काफ़ी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। कल का दिन आप लोगों ने कैसे यूटिलाइज किया और आज के दिन के लिए क्या आप लोगों ने प्लान बना लिया है, येस या फिर नो। मुझे हर एक जो एसएलवी फैमिली मेम्बर का प्लान जो है वो कमेंट बॉक्स में चाहिए। इस तरीके से आप लोग लाइफ को सुधारते हुए नजर नहीं आओगे अगर ऐसे इग्नोर करते हुए जाओगे। तो कोशिश करो कि अपना दिन कैसे यूटिलाइज करना है ये जरूर आप लोग लिखो, ताकि आप लोग को पता रहे कि कौन कौन सी मिनट जो है वो आप लोग की कहाँ कहाँ जा रही है। आसान तरीका है, ये प्लानर है, इसको आप लोग भर सकते हैं ताकि आप लोग अपने ऊपर नज़र रख सकें कि कौन कौन सा टाइम क्या क्या आप लोग कर रहे थे, और पूरे दिन को स्टार दिया करो तो उससे आप लोगों को और ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाओगे। ये जरूरी भी है। ठीक है, डिस्कशन बहुत शानदार रहेगा, बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात, कई बार हम लोग लाइफ में फेल हो जाते हैं, कई सारे काम करना चाहते हैं पर लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो बोला गया कि अगर आप अनेक बार फेल हुए हो
तो एक बार और दुगने जोश से प्रयास करें। हम असफल नहीं हुए हैं, हम कभी भी असफल नहीं होते हैं। हम तब असफल होते हैं जब हम लोग उसको ट्राई करना छोड़ देते हैं। तो हम असफल तभी होते हैं जब खुद को हम लोग 100% नहीं देते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी काम बेमाने मन से अगर आप लोग करोगे तो उसमें सक्सेस नहीं मिल पाएगी। टेस्ट लगाने बैठ गए आज, ठीक है यार लगा लेते हैं। सोचो यार ये टेस्ट बिल्कुल ऐसे लगाना है जैसे एग्जाम में आप लोग बैठे हो, तो क्या आप लोग उस टेस्ट में एनर्जी नहीं दोगे? उस तरीके से आप लोग चीज़ों को सोचकर चला करो। यानी कि आज का दिन जो है इतने शानदार तरीके से यूटिलाइज करना है। कल क्या होगा नहीं पता है मुझे, और परसों क्या हुआ था मुझे नहीं याद रखना है। मुझे बस आज का दिन है, इसको निचोड़ना है मुझे। और हर एक दिन एक जैसा नहीं रहता है, किसी दिन आप लोग उसको इतना अच्छे से निचोड़ लोगे और किसी दिन वो ढंग से नहीं चल पाएगा। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जिस दिन अच्छा नहीं हुआ है तो टेंशन मत लेना, कल फिर नेक्स्ट डे आने वाला है उसको अच्छा करेंगे। यानी कि रोकर बैठ जाना, अगर आज का दिन आधा निकल गया तो समझदारी इसमें नहीं है कि आप लोग रोकर बैठ जाओ, समझदारी इसमें कि आधा बचा हुआ है उसको यूटिलाइज कर लो यार। तो ये पैटर्न आप लोगों को सीखना पड़ेगा। SLV फैमिली मेंबर अर्नब, उनका इंटरव्यू मैंने लिया था, उसमें उन्होंने यही बात बोली कि जब आप लोगों का दिन खराब हो जाए और आप लोग शाम तक आते आते फिर से अपने आप को कम से कम इतना करें कि जो बचा हुआ टाइम है उसको ढंग से यूटिलाइज कर ले। जब आप लोग बिस्तर पर जाएं तो आप लोगों को लगे हाँ यार आज का दिन मतलब कुछ तो किया है हम लोगों ने। तो वो सेटिस्फेक्शन आप लोगों को यहाँ पर होना है। और वो सेटिस्फेक्शन के लिए जैसा मैंने बताया यहाँ पर ये स्टार आप लोगों को देने हैं कम से कम कि यार 1 स्टार 2 स्टार तो भरें आज। तो ये वाली चीज़ें जब आप लोग ज़िंदगी में करने लगोगे तो आप लोग देखोगे कि चीज़ें जो हैं वो चेंज होनी स्टार्ट हो गई हैं और काफ़ी अच्छे से आप लोग चीज़ों में आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। ठीक है, यहाँ पर आज के कुछ इंपॉर्टेंट डे मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। एक तो है यहाँ पर बेसिकली इंपॉर्टेंट डे, ये है वर्ल्ड बाइसिकल के बारे में। ठीक है, बाइसिकल इंग्लिश में इसको बाइसिकल बोलते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों से बताया भी था, मेरे दादाजी जो है वो भी बाइसिकल बोला करते थे। मुझे बाद में पता चला कि ये इंग्लिश का शब्द है मुझे लगता मैंने साइकिल बोलते हैं यार। ठीक है तो बाइसिकल होता है बेसिकली। तो वर्ल्ड बाइसिकल डे जो है यहाँ पर, तो देखो वो भी मतलब एक तरीके से अंग्रेजी कितने अच्छे से, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम लोग पता भी नहीं रहते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं। सबसे शानदार चीज़ क्या है कि आप लोगों के पास में साइकिल है। आज की डेट में साइकिल का ट्रेंड जो है वो खत्म होता जा रहा है और आज की डेट में जो स्कूटर वगैरह या बाइक वगैरह कार वगैरह इन सब चीज़ों का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से लोगों की हेल्थ पर डायरेक्ट इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। आज की डेट में अगर साइकिल चलाने वाला जो इंसान है ना वो कहीं ना कहीं फिर भी अपने आप को एक कंफर्ट जोन में पाएगा एज कम्पेयर टू जो साइकिल को टच भी नहीं कर रहा है। तो साइकिल एक ऐसी चीज़ है यहाँ पर जो कि आप लोगों को हेल्दी रखने का काम करती है। सबसे बड़ी बात इसके फायदे देखो, आप लोगों की हेल्थ को अच्छा रखेगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के इन्वायरमेंट को अच्छा रखेगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों की पॉकेट को अच्छा रखेगी, यानी कि इसमें कोई डीजल पेट्रोल या बैटरी रिचार्ज की जरूरत नहीं है। तो शानदार तरीके से, और सबसे बड़ी बात क्या है ये अफोर्डेबल भी है। कोई भी एक नॉर्मल इंसान भी आज के डेट में साइकिल खरीद सकता है, लंबे समय तक टिकी रहती है। इसके अंदर में आप लोगों को ऐसा भी नहीं है फटाफट इसकी सर्विस करानी पड़ती है, इसको आराम से अपने घर पर भी आप लोग सर्विस कर सकते हो कई बार। तो ऐसी आप लोगों को देखने को मिलती है, मतलब ऐसे बेनिफिट है जिसकी कुछ हद नहीं है। आज की डेट में अगर देखो तो ये एक तरीके से बोला जाता है कि हार्ट और मसल के लिए, मेंटल बैक पेन के लिए, मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो अगर कोई इंसान साइकिल चला रहा है ना डेली लगभग 30 मिनट, तो उसको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाथ पैर कमर सब कुछ काम करता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो किस किस के पास में साइकिल है और कौन कौन आज की डेट में यूज़ कर रहा है तो बताना जरूर। मुझे अभी भी याद है जब मतलब पढ़ने जाया करते थे, मेरा गांव से जहाँ पर हम लोग पढ़ने जाया करते थे वहाँ पर लगभग 7.5 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। ठीक है, तो उस पर लेडी साइकिल पे जाना आना तो लगभग 16-17 किलोमीटर के करीब जो है चीज़ें बैठ जाया करती थी। मतलब उस टाइम पर लगता ही नहीं था, फील भी नहीं होता था। आज की डेट में देखो कितनी स्टेबल हो गई हैं चीज़ें। ऐसा मतलब कुछ नहीं, लंबे समय तक अगर चला दे तो ऐसा होगी एक दिन तो इंसान को ये लगे क्या हो गया है, तो वाली बात है। तो जैसे जैसे इंसान कंफर्ट जोन में आता जाता है ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में छाया हुआ है और कहीं ना कहीं ये हमको अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर कर रहा है। जो हमारे रेसलर है, खासकर जो बेटियां हैं, वो यहाँ पर आरोप लगा रही हैं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उनका हुआ है। तो इसके चलते यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बस ये किया है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं ब्रजभूषण साहब, उनके ऊपर FIR हो चुकी है, उनको गिरफ्तार किया जाए। इसमें ये कोई ऐसी चीज़ तो यार मांग नहीं रहे हैं कि पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ कि इनको ये अब तक न्याय नहीं मिल रहा है। सोचो वो देश की बेटियां जो कि देश का नाम वर्ल्ड पर एक तरीके से बोल सकते हैं रोशन कर आई हैं, उनको अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो सोचो यहाँ पर। और बेसिकली जो ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने कुछ अचीव ही नहीं किया है ज़िंदगी में, उनको क्या कोई न्याय मिलता हुआ नजर आएगा? आप लोग खुद सोचो। उन्होंने अपने वो मेडल, वो तमके जो उन्होंने अपनी एक तरीके से दिन रात मेहनत कर करके कमाए थे, वो गंगा में विसर्जित करने जा रहे थे।
हमारे देश की जो पवित्र गंगा रिवर है उसमें वो विसर्जित करने जा रहे थे। तो वहाँ पर उनको रोका गया। यहाँ पर बेसिकली हमारे जो किसान भाई के जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सपोर्टर हैं, उनके द्वारा राकेश टिकैत साहब ने उनको बोला कि थोड़ा टाइम दो, हम सरकार से बातें करते हैं। मतलब इतने दिनों से वो बेटियां बैठी हुई हैं वहाँ पर और उनको कोई एक तरीके से काउंट ही नहीं कर रहा है। मतलब वो तो वो हैं जो कि गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आ रखे हैं। सोचो इससे कितनी डीमोटिवेट होती वो बेटियां नजर आएंगी जो कि इन सिचुएशन को देख रही होगी। और ये तो वो है जो कि सामने आ गई। हजारों लड़कियां ऐसी जिनके साथ में गलत होता है, वो सामने नहीं आती है, वो वहीं पर इसको दाब कर बैठ जाती हैं। आज की डेट में सिचुएशन देखने को मिलती है। सोचो जब वो ये देखेंगी इनके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो क्या सिचुएशन यहाँ पर निकल कर सामने आएगी। तो सब इसको एक तरीके से और देख रहे हैं कि यार ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो पॉलिटिक्स है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि पॉलिटिक्स के बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या पॉलिटिक्स जो है वो बच्चों के पार्ट का सिलेबस का पार्ट होना चाहिए। जी हाँ, होना चाहिए, क्योंकि कल को चलकर आप लोग भी उस पर्टिकुलर पोस्ट पर बैठोगे और एक पर्टिकुलर पोस्ट पर बैठोगे तो एक डेमोक्रेसी के अंदर में ये अधिकार होता है कहीं ना कहीं एक तरीके से कि एक नहीं सबको साथ में लेकर चला जाए। अब सोचो यहाँ पर अगर सबको साथ में लेकर नहीं चला जाएगा तो कैसे काम चलेगा। अपने देश की बेटियों को 50% लोगों को हम लोग पीछे छोड़ रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है। तो पता नहीं यार, मतलब ये इतनी बड़ी इशू था नहीं, इसको तो अब तक खत्म होना था और आज के डेट में इंटरनेशनल इशू बन गया है। यहाँ पर जो वर्ल्ड फेडरेशन है यहाँ पर रेसलिंग वाली, उन्होंने बोला है कि इंडिया का ये फेडरेशन जो है इसको वो बर्खास्त कर देंगे। मतलब इंटरनेशनल इशू बना दिया यार। यहाँ पर लड़कियों के साथ में सेक्सुअल असोल्ट हो रहा है, उसकी एफआईआर हो चुकी है। तो यहाँ पर ये फटाफट होने वाला काम था, इस पर तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर ही निपटना चाहिए था, पर लेकिन अब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकाला गया। मतलब ये सोचकर भी यार मुझे अंदर से मतलब फील हो रहा है। मैंने कहा यार, मतलब वो जैसे वो लड़कियां नहीं बोल रही कि हम इससे अच्छा तो हम मेडल लेकर ही ना आते। तो सोचो यार, मतलब कितनी मतलब बुरी बात है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि वो कुछ ऐसी चीज़ मांग रही है जो उनको एक तरीके से ना कुछ मतलब एक अलग ही तरीके की चीज़ें मांग रही है। वो एक ऐसी चीज़ मांग रही है यार, मतलब एक तरीके न्याय मांग रही है यार। वो इसमें भी मतलब इतना बड़ा एक बवाल बन गया पूरे देश के अंदर में और एक मतलब ट्रेंड कर रहा है ये ट्विटर पर। तो ये मतलब सोचने के लिए मजबूर करने वाली चीज़ है यार आज की डेट में। तो मतलब मुझे तो बड़ा इरिटेटिंग लगा ये, आप लोग बताएगा। पर लेकिन आवाज़ उठाना वो भी इतनी बड़ी बात है यहाँ पर आज के में देश के अंदर में कि लोग आवाज़ नहीं उठाते। आपको क्या लगता है इन 2-3 लड़कियों के साथ में ये हुआ होगा? पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ में आज की डेट में ये हो रहा होगा। इन्होंने तो आवाज़ उठा दी यहाँ पर। ये बड़ी बात आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ यहाँ पर है देश के अंदर में, जो कि इसीलिए लड़कियाँ जो है फिर कहते हैं कि हम लोग मेडल नहीं जीत रहे हैं। मेडल कहाँ से जीतेंगे यार जब ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। जो जैसे तैसे पहुँच रही हैं वो भी क्या पता उनके साथ में क्या क्या हो रहा है, बेचारी बता नहीं रही हैं वो भी। तो ये कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सोसाइटी और एक एथिकल इशू भी आप लोगों का बनता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन देखने को मिलती है तो कहाँ रह गया वुमेन एम्पावरमेंट, कहाँ रह गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात। ये कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये बता दो बस आप लोग यहाँ पर। तो ये देखो, अगर आप लोगों के साथ में कुछ गलत हो रहा है ना और आप लोग उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप लोग भी उसके भागीदार बन जा रहे हो, आप लोग भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। ये वही बात होगी, कल को किसी न किसी के इंसान के साथ में ये होगा। तो अगर इस तरीके से मौन बनकर बैठे रहोगे तो फिर इसका मतलब क्या रह गया। आवाज़ उठाना यार आप लोगों का हक है, ये संविधान ने दे रखा है। अगर आप लोगों के साथ में कुछ गलत हो रहा है और उसमें भी लोग जो है उसमें इज्जत बेइज्जती और पता नहीं क्या क्या ठूस देते हैं। आधे कह रहे हैं इसमें पॉलिटिक्स ठूस दिए, पॉलिटिक्स ठूस दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया। मतलब बोलना नहीं चाहिए कि इंसान को अपनी बातें नहीं रखनी चाहिए। अपोजिशन को भी तो अधिकार है ना बोलने का। अगर पॉलिटिक्स है तो अपोजिशन को भी तो अधिकार है बोलने का। अपोजिशन को बोलने नहीं देंगे क्या? अगर कोई पॉलिटिक्स अपोजिशन अगर मुद्दे पर साथ दे रही है यहाँ पर इन बच्चों का, तो उसमें गलत क्या हो जा रहा है यार। तो ये बहुत ही अजीब सी चीज़ देखने को मिल रही है यार। मतलब अंदर से मैंने कहा यार ये वो लड़कियां हैं जो गोल्ड जीत कर आई हैं, नॉर्मल लड़कियों को कोई सुनेगा ही नहीं इस तरीके से। तो ये सिचुएशन है, अब आप बताओ इसका क्या मतलब एक तरीके से सोल्यूशन हो सकता है। एक छोटी सी बात आगे बढ़ने से पहले यार कुछ बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। बेसिकली आज की डेट में 2 एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, अब एक एप्लीकेशन है यहाँ पर। तो जिस एप्लीकेशन में 10,000 प्लस डाउनलोड आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं वही एप्लीकेशन डाउनलोड आप लोगों को करना है, ठीक है। उसकी रेटिंग जो है 4.9 है, आप लोगों ने बहुत अच्छी रेटिंग दे रखी है, वही डाउनलोड करना है। दूसरे वाला ऐप का लिंक अगर कोई आप लोगों को मिले इसको बिल्कुल भी डाउनलोड आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो भी ऐप है वो वहीं से डाउनलोड करना है, जब मैं आप लोगों को लिंक देता हूँ उसी से आप लोगों को डाउनलोड करना है। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह कि ये एप्लीकेशन जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये मई मुझे लग रहा है 5 या 6 मई को ये एप्लीकेशन गायब हो गया था। एक बच्चा कह रहा है सर हमको तो पता ही नहीं चला। आप लोग यार इसलिए पता नहीं चला, पूरा रात जग कर यहाँ पर उस टाइम पर बेसिकली उसको रातों रात जो है रिप्लेस कराया गया जब वो एप्लीकेशन गायब हो गया। पता नहीं क्यों गायब हो गया, क्यों मतलब क्या ही बोलूँ क्यों गायब हो गया यार। मतलब ये ना कि जब तुम कुछ अच्छा करना चाहो तो हज़ारों लोग जो है टांग अड़ाते हैं। तो उस एप्लीकेशन को जाकर कुछ उसके साथ में छेड़खानी की गई, क्या किया गया, मतलब वो गायब कर दिया प्ले स्टोर से बेसिकली यहाँ पर गूगल ने, ठीक है। अभी उसके लिए वेट कर रहा था मैंने कहा आए
उसकी जगह रातों रात जो है दूसरा एप्लीकेशन डलवाया, उसका डमी एप्लीकेशन, ताकि जो बच्चे ऑलरेडी वहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं, जो अपनी क्लासेस ले रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले। ये मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ में, पर इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। मैंने कहा यार फालतू में आप लोग पैनिक हो गए कि ये क्या हो गया, मतलब एक तरीके से ना कई सारे बच्चे जो हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से सीरियस होकर। मैं नहीं चाह रहा था यार कोई भी कंडीशन ऐसी बने कि आप लोग पैनिक हो उस टाइम पे लेकर। मैं खुद इतना परेशान हो गया था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने कहा क्या किया जाए, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। मैं पूरी रात जगह, फिर सारी टेक्निकल टीम को सबको बैठाया, मैंने कहा एक डमी ऐप डाल कर यहाँ पर, और सबकी क्लासेस ऐसी चलती रहनी चाहिए जैसी चल रही हैं। इसीलिए मैंने बोला अगर एप्लीकेशन में कभी कोई दिक्कत आए तो आप लोग वेबसाइट का इस्तेमाल कर लेना। ये मैंने बार बार आप लोगों को इसीलिए बोला, और इसीलिए बोलता हूँ कि कई बार कई सारे इशू आ जाते हैं, तो उस टाइम पर ये इशू रहा। पूरी रात बैठकर जो है एप्लीकेशन पब्लिश कराया, और सुबह तक आप लोगों का एक डमी ऐप वहाँ पर आ गया था। इसलिए आप लोगों को पता ही नहीं चला कि पूरी रात क्या हुआ। मेरी पूरी रातों की नींद जो है वो ख़राब रही। ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। पर वही है, मैंने कहा यार मतलब जो भी है, अब चीज़ें स्टार्ट की हैं तो कोई कुछ भी कर ले, अब रुकना नहीं है। मैंने बताया था ना कि जब कोर्स स्टार्ट किया सारे के सारे टीचर गायब हो गए थे, ठीक है, तो वो भी किए गए थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें यार चलती रहती हैं ज़िंदगी में, और जब इंसान कुछ ठान लेना फिर ऊपर वाला भी उसका साथ देता है, ठीक है। आज की डेट में आप लोगों ने फील नहीं किया होगा एप्लीकेशन के ऊपर में, जब ये सारी चीज़ें हुई, मतलब बच्चों को पता ही नहीं चला। कुछ बच्चों ने बोला कि सर 2-2 एप्लीकेशन दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, सर मेरे मोबाइल में 2-2 एप्लीकेशन हो गए। तो वो सारी सिचुएशन यही थी कि 2 एप्लीकेशन इसलिए हो गए थे क्योंकि एक पुराना जो चल रहा था वो चल रहा था, नया एप्लीकेशन वहाँ से कोई डाउनलोड नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो डाउनलोड करने के लिए वहाँ पर डाला गया था, ठीक है। तो अब फिलहाल जो है सारी चीज़ें परफेक्ट हो रखी हैं, एप्लीकेशन वापस आ गया है। बस कुछ इशू हैं अभी यहाँ पर। वो इशू ये है कि अभी सारी क्लास जो है वहाँ पर पब्लिश नहीं हो पा रही है। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर है कि उस डेटा को सारे को स्टोर किया जा रहा है। वहाँ पर आप लोगों को पता है कितने सारे लेक्चर हैं सारे सब्जेक्ट के। वहाँ पर आज की डेट में वहाँ पर मुझे लग रहा है 700-800 से भी ज़्यादा लेक्चर हो चुके हैं। पॉलिटी जो अगर बात करोगे सारे वहाँ पर लेक्चर देखोगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पॉलिटी के, वहाँ पर मैथ्स के, इंग्लिश के, वहाँ पर हिस्ट्री के लेक्चर, सारे जो भी कोर्स के लेक्चर हैं सारे आप लोगों ने देखा। और सीडीएस की जो क्लासेस हैं उसके अंदर भी आप लोगों ने लेक्चर देखे। तो ये सारी चीज़ें अच्छी बात यह है कि मुझे लग रहा था कि मैं मतलब ऊपर वाले से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कुछ भी हो जाए 15 जून से पहले आ जाइए। 15 जून से मैंने बोला था कि 15 जून से पहले आएगा तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि उसके बाद में जब क्लासेस स्टार्ट होंगी जो कि यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर दिक्कत होंगी, वरना फिर अगर बीच में आएगा तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो 15 जून से पहले आ गया यार। तो ये आप लोग देखो, सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं काम करता है जब आप लोग ढंग से लगाते हो। तो मुझे मतलब ये था, मैंने कहा कुछ भी हो यार 15 जून से पहले आ जाए बस, ठीक है, क्योंकि 15 जून से क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो फिर वहाँ पर इसीलिए मैं आप लोग कह रहा हूँ अब जो डाउनलोड करना है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। वहाँ से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। और अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये गूगल ने अच्छे से बिल्कुल इसको चेक कर रिटर्न किया है लगभग 1 महीने में। तो अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि आगे कोई दिक्कत होगी, पर दिक्कत भी होगी तो आप लोगों को नहीं होने दूंगा दिक्कत, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। आप लोग की जो क्लासेस हैं, आप लोग की जो चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी चलती रहेंगी। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा अगर कुछ दिक्कत होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। कई सारे बच्चे बोले सर फैमिली बोलते हो बता दिया करो। यार वो चीज़ आप लोग क्या करो बता के जिसमें आप लोग फालतू में परेशान हो। आप लोगों को जो चीज़ें मिल रही हैं वो सही मिलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो वो मेरी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और जितना दम लगाया जाएगा, बेसिकली देखो मेरा पूरा तसल्ली का जो काम होने वाला है ना, अभी CDS वाला बैच है और UPSC वाला बैच है। ये बैच ऐसे हैं, ये 2 बैच नहीं आएंगे, एक बात तो ध्यान रखना। ये एक ही बैच चलेंगे पूरे साल, पूरा 100% इनमें देना है। तो ये बात ध्यान रखना, कोई सोच रहा है कि अलग बैच आएगा और ये होगा वो होगा, नहीं होगा। जो बैच चलेंगे वो क्लासेस होंगी। आगे आप लोगों को वही क्लासेस एंड तक रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को मिल जाएंगी, जो कि एंड तक भी इनको देखना चाहता है। कभी जो कोई ज्वाइन करना चाहता है वो आप लोग यहाँ पर इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ जो है एक सिस्टमेटिक वे में आगे लेकर चले जाएंगी। यहाँ पर इसको पूरा इस तरीके से जो है ये 15 जून वाला जो कोर्स है ना, ये इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको स्टार्ट करने की और आगे लेकर चलने की, कि अगर किसी ने एक बार ले लिया तो उसको किसी और कोर्स की कभी जरूरत ना पड़े, वो अपना एग्जाम क्लियर कर ही बैठे। मतलब इस तरीके से इसमें तसल्ली में सारी चीज़ें कवर करी जाएगी। मैंने कहा एक बार कोई ले ले तो उसको फिर से लेने की जरूरत ना पड़े, वो मेरा टारगेट है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा इसका ड्यूरेशन रखा गया है, ताकि सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में कवर कराया जाए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो उसको रिजोल्व करके सारी चीज़ों को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। तो ये है, मैंने कहा इंसान को ये लगना चाहिए कि यार हाँ एक काम ज़िंदगी में वहाँ पर ये काम अच्छा किया था बस। तो वो मैं इस पर खरा उतरने की 100% कोशिश करूँगा। और अगर किसी को लग रहा है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो यार अगर ऐसा कुछ हुआ ना,
एंड में भी अगर लगेगा ना पूरी साल में, तो हर एक इंसान का एक ग्रुप रिटर्न करूंगा अगर लगेगा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। जितना बोला है उतना अगर ना किया तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ईपीएफओ में मुझे पता है यार चीज़ें किस तरीके से होच पोच हो गई, कितना कम टाइम दिया, क्योंकि प्लान इतना शानदार था जिसकी कुछ हद नहीं है, पर वो प्लान वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। पर यहाँ पर क्योंकि यूपीएससी ने टाइम इतना कम दिया, 2 जुलाई को पेपर रख दिया, सितंबर में अक्टूबर में रखते तो देखो कितना मजे से सारी चीज़ें कवर कराते। पर अभी भी कोई क्लास में कमी नहीं, अगर आप लोगों ने देखा होगा सारे टीचर सिस्टमेटिक वे में क्लास ले रहे हैं। मैक्सिमम क्लास जो है आप लोग की ये अभी इस फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगी, 10 तक तो मैक्सिमम निपट जाएगी, फिर मेरी रह जाएंगी, मैं आराम से लेते रहूँगा, खासकर पॉलिटी वगैरह क्लासेस। वो मैंने इसलिए भी छोड़ी थी, मैंने कहा कम से कम वो सब्जेक्ट पूरे हो जाएं जो बच्चे जो हैं पढ़े ही नहीं है आज तक सारे, ठीक है। पॉलिटी तो वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर सारी मेरे लेक्चर पड़े हुए हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत भी होगी तो मैं इसलिए चाह रहा था कि प्रेशर भी ना पड़े और सिस्टमेटिक में सारी चीज़ें कवर हो जाए, तो इसलिए सारे के सारे लेक्चर बहुत ही अच्छे से कवर कराए गए। स्टेट पीसीएस तक निकाले हैं बच्चों ने ये वाले लेक्चर देख के। पर लेकिन वो ये जो हरकतें करता है ना कि एप्लीकेशन गायब कराना, वो सब चीज़ें मतलब कर लो, क्या करोगे यार, क्या उखाड़ लोगे आप लोग ये बताओ। रोक लिया क्या ये हरकतें कर भी नहीं रुकेंगे यार। जब इंसान कर लो, चलो तुमको जो भी करना है, ठीक है। पहले यूट्यूब पे स्ट्राइक दी, अब एप्लीकेशन के पीछे पड़े, मैं देखता हूँ कहाँ तक क्या कर लोगे, रोक के दिखा दो, चलो देखता हूँ कौन रोकता है, आ जाओ। सिचुएशन यार इतनी घटिया हरकतें करते हैं, क्या ही बोलूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर हाँ नेक्स्ट लेवल पर चलती है भाई साहब ये चीज़ें, इतनी खतरनाक चीज़ें हैं ना। आप लोग सामने वाला ये चाह रहे हैं कि ये आज ही खत्म हो जाए किसी तरीके से, ठीक है। ये वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। टीचर को कईयों को तोड़ के ले जा रहे हैं बीच बीच में से, और तो टीचर अच्छे हैं, इतने प्यारे, लगे हुए हैं सारे साथ में, बहुत ही अलग लेवल की पॉलिटिक्स चलती है यार। चलिए आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सारी फालतू की चीज़ें होती हैं, ये आप लोगों का काम नहीं है। आज हो सकता है लेक्चर ना चलें, क्योंकि रीज़न यहाँ पर ये वो सारी चीज़ें रिस्टोर की जा रही है। अगर आज क्लासेस नहीं लगी तो संडे में आप लोगों की क्लास लगेंगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि दिक्कत ऐसी हो रही है। और मैक्सिमम सारी क्लासेस आप लोगों की 10 तारीख से पहले निपट जाएगी। 7 तारीख से बोली थी, पर लेकिन कुछ और क्लासेस है जैसे मैंने बोला था, उसके बाद में प्रैक्टिस क्लासेस होंगी, जिसको करनी होगी प्रैक्टिस कर लेना, वरना खुद से प्रैक्टिस कर लेना। पर कोशिश करना कि प्रैक्टिस क्लासेस भी फटाफट देख लेना, एक साथ में अपलोड करा दूंगा इनको, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना देखने को मिले। और ये मत सोचा टीचर सारे पढ़ा रहे हैं उसमें देखा होगा आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कराते हुए चल रहे हैं, तो उन चीज़ों को फील करो अच्छे से, ठीक है, और इंजॉय करते रहो। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये है हमारे प्यारे दोस्त जापान के बारे में। अगर आप लोगों ने कई बार ऐसी लाइफ में सिचुएशन फील की हो कि यार एक साइड में कुआं है और दूसरी साइड में खाई, तो जाए कहाँ, ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर रिसेंटली अभी जापान के साथ में देखने को मिली। किस पर्टिकुलर मुद्दे पर ये सिचुएशन देखने को मिली वो मैं आप लोगों से डिटेल में बातें करूँगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया। यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर लिखा हुआ है, तो द हिंदू के द्वारा भी ये काफ़ी अच्छे से आर्टिकल कवर किया गया। जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक से आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। पहले मैं मुद्दा आप लोगों को समझाता हूँ, मुद्दा कहाँ कैसा है, फिर हम लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बात है 2011 की। 2011 का वो एक ऐसा काला दिन जो कि जापान की हिस्ट्री में याद किया जाता है, तो जापान के जो लोग हैं उनकी रूह कांप जाती है। ये है फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर भूकंप आ जाए तो हमारी जो मेट्रो सिस्टम बनी हुई है बेसिकली देश के अंदर में, वो लगभग 8 से 8.5 तीव्रता का भूकंप जो है वो झेल सकती है। पर लेकिन सोचो जब वो भूकंप जो है वो 9 कैटेगरी में पहुंच जाए तो कैसा होगा। तो ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पर फुकुशिमा जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट के साथ में यहाँ पर 9 की तीव्रता का जो भूकंप देखने को मिला था, उसकी वजह से जो इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसके अंदर में बहुत सारे जो हैं एक तरीके से डिजास्टर देखने को मिले। आप लोगों ने ये तो चीज़ें पढ़ी होंगी बेसिकली कि जो न्यूक्लियर जो एक तरीके से तत्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है अगर वो पानी में मिल जाए। आप लोगों ने कई बार सुना ना कि पानी जो है वो पोल्यूटेड हो गया काफ़ी लार्ज स्केल पर, उसके अंदर में कुछ ऐसे यूरेनियम जैसे या फिर कुछ दूसरे ऐसे मटेरियल भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि वो अगर बॉडी के अंदर जाए तो कितना ज़्यादा बॉडी को बर्बाद कर सकता है। तो यहाँ पर जब ये सिस्टम जो है ब्रेक हुआ पाकिस्तान के अंदर में, तो पाकिस्तान के अंदर में ये सारा जो पानी आया उस टाइम पर सुनामी आ गई उस पर्टिकुलर भूकंप की वजह से, और पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं क्रैश हो गया। इसके अंदर में बहुत सारा पानी भी यहाँ पर एंटर किया, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिली। पर लेकिन जापान के द्वारा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई यहाँ पर, फिर भी जापान के द्वारा अपने आप को एक साहस में रखा गया और उनके द्वारा बोला गया कि जो भी यहाँ पर पानी इसकी वजह से जो पोल्यूटेड हुआ है वो हम लोग इसके अंदर में बेसिकली ओशन के अंदर में नहीं जाने देंगे, उसको अपने पास में ही रखेंगे सेव कर कर अलग अलग टैंकर में, और उसके अंदर से जो एक न्यूक्लियर कंपोनेंट है उसकी जो एक तरीके से उन्हें कहते हैं जो उसकी ताकत है उसको कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से न्यूट्रल करने की उसको कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी
कि आराम से यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जाएगा। पर लेकिन पानी कितना है, 1.25 मिलियन टन। तो ये इतना वेस्ट वाटर है जो कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकल कर आया। और इस प्रोजेक्ट के अंदर में लगभग 76 बिलियन, ठीक है, बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक तरीके से इसके लिए पैसे दिए गए यहाँ पर तब से लेकर अब तक यहाँ पर जो यहाँ पर एक तरीके से इसको पर्टिकुलर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। आप लोग सोचो किसी पर्टिकुलर चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जिसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि सफ़ेद हाथी पाल लेना, तो वो सिचुएशन यहाँ पर अभी रिसेंटली जापान के साथ में देखने को मिल रही है। तो जापान ने ये बोला था कि जो भी ये पानी है लगभग 10 से 12 सालों के अंदर अंदर में यहाँ पर ये पानी जो है इसके अंदर में जो न्यूक्लियर जो तत्व हैं वो खत्म होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और फिर हम लोग इस पानी को ट्रीट कर कर इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको ओशन के अंदर में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो ट्राइटेनियम है उसकी जो लाइफ है लगभग 12 से 13 साल इनके द्वारा बोली गई थी। तो जापान ने बोला उसके साथ में हम लोग फिर इसको छोड़ दें, क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग इसको इकट्ठा करके अपने पास में नहीं रख सकते। तो बात थी 2011 की, अभी मैं आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ 2013 में, तो सॉरी 2023 में। तो इसका मतलब ये कि जो उन्होंने वादा किया था 12 से 13 साल का, वो वादा जो है वो उनका कंप्लीट हो गया। तो अभी जापान बोल रहे हैं कि उस पानी को हम लोगों ने एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया है और अब हम लोग उसको पैसिफिक ओशन के अंदर में छोड़ने जा रहे हैं। जब भी ये मुद्दा निकल कर आता है तभी तो दुनिया भर के इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, यानी कि जो एक तरीके से इन्वायरमेंट पर फोकस देने वाले लोग हैं, वो चरमरा उठते हैं कि ये तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर अगर इस तरीके से जापान जो है इस पर्टिकुलर पानी को यहाँ पर समुद्र के अंदर में डालेगा। क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व किसी भी एक जीव के या किसी भी इंसान की किसी भी बॉडी के अंदर में अगर जाता है तो बॉडी जो है उसको ईजिली एब्जॉर्व कर लेती है और फिर यहाँ पर ये बॉडी के अंदर में जाकर जो ब्लड वेसल है उसको डिस्टर्ब करता है। ट्राइटियम जो है वो ईजिली ऑब्जर्व हो जाता है बॉडी के अंदर में किसी भी लिविंग क्रिएचर के अंदर में, और अगर उसकी ब्लड के अंदर में वो चला गया तो सोचो आप लोगों की बॉडी के अंदर में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो वो एक तरीके से हर एक बॉडी के पार्ट में जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों की जो बॉडी है वो एक जीवित बॉडी कहलाती है। भोजन को लाने ले जाने का काम, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों का जो ब्लड होता है वो सारे काम बेसिकली करता हुआ नजर आता है। तो अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर ये सिस्टम छोड़ा जाता है और इस पानी को यहाँ पर छोड़ने की वजह से आप लोगों को पता है कि दुनिया भर में आज की डेट में जो मछली या फिर ओशन से निकालने वाले जो जीव जंतु हैं उनको कैसे लोग आज के डेट में बेसिकली कंज्यूम करते हैं। तो कल को चलकर अगर कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ पर होती है तो यहाँ पर जापान इसको छोड़ता है तो यहाँ पर इसके आसपास वाले रीजन में जो भी मछली वगैरह हैं जो उनके ऊपर काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती है और उसकी वजह से उनकी बॉडी जो है जो मेरीन क्रिएचर हैं वो एक तरीके से कहीं ना कहीं बर्बाद हो सकती है। तो बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर जापान को इस पानी को यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए, पर जापान बोल रहा है कि यार इसको मेंटेन करने में जो मुझे खर्चा आ रहा है, इसको मेंटेन करने में इतने दिनों से जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो तो एक नेक्स्ट लेवल की है, वो मुझे झेलनी पड़ रही है, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है। यहाँ पर जो भी सिचुएशन ये क्रिएट हुई वो तो एक तरीके से नेचुरल डिजास्टर था, एक भूकंप आया वो तो कहीं पर भी आ सकता है, ये सिचुएशन तो कहीं पर भी क्रिएट हो सकती थी, आखिर मैं ही क्यों यहाँ पर इस प्रॉब्लम को बेसिकली इस तरीके से झेल रहा हूँ दुनिया को बचाने के लिए। और मैंने तो एक प्रॉमिस भी किया था कि 12 से 13 साल में मैं यहाँ पर इसको पानी को जो है एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर दूंगा और उसके बाद में फिर हम लोग जो है इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। तो वो बात भी जो है मैंने कंप्लीट कर दी है। तो इशू यहाँ पर यह है कि जो पानी ट्रीट किया जा गया है यहाँ पर उसके अंदर से अभी भी जो यहाँ पर ट्राइटेनियम है वो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर ये एक्सपोज होता है ओशन के अंदर में तो ये कैंसर जैसे या फिर दूसरी वो बहुत सारी बीमारियों जैसे रिस्क जो है वो पैदा कर सकता है, क्योंकि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो ये बार बार मुद्दा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो पैसिफिक ओशन के अंदर में अगर वो पानी जाता है, और आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर में पढ़ा होगा ओशियन करंट ये बताती हैं कि पानी एक जगह ठहरता ही नहीं है, तो वो जगह जगह आप लोगों को पानी जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा, घूमता हुआ नजर आएगा, और वो कितना ह्यूज इंपैक्ट यहाँ पर डाल सकता है ये बातें बार बार यहाँ पर निकल कर आ रही है। हालांकि जो पाकिस्तान की कंपनी है, ठीक है, वो यहाँ पर बोल रही थी कि कई तरीके से चीज़ें निकल कर आती है। जब ऐसी स्टेटमेंट आती है ना तो कई सारे बोलते हैं कि हम लोगों ने ट्राइटेनियम जो है वो कंप्लीटली रिमूव कर दिया है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। कई सारे बोल रहे हैं कि कंप्लीटली उसको न्यूट्रलाइज किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इतने सारे पानी में से कैसे उसको आप लोग न्यूट्रलाइज कर दोगे। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को रिसेंटली अभी मिल रही है। तो एक धर्म संकट सा यहाँ पर बना हुआ है कि इसको रखे तो दिक्कत, यहाँ पर इतना पैसा कहाँ से खर्च करें। नॉर्मली आप लोग समझ सकते हैं एक ह्यूज मनी यहाँ पर ये हो जाती है, और इसको छोड़े तो दिक्कत यहाँ पर कि क्या सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है आने वाली जनरेशन तक के लिए भी। इसीलिए मैंने जो शब्द यूज किया था कि एक साइड में कुआं तो दूसरी साइड में खाई। तो यहाँ पर जापान की जो टोक्यो इलेक्ट्रिक कंपनी है उसको ये काम दिया गया, पर लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कंप्लीटली रिमूव किया जाए। अब बॉडी के अंदर में जाएगा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट तो क्या क्या इंपैक्ट डाल सकता है, ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं।
इसीलिए जैसे हमारे देश में अगर मैं थोड़ी सी बातें अब अपने देश के बारे में करूं, बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे देश में आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं। जब कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये तमिलनाडु के अंदर में लगाया जा रहा था, उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसको लेकर, क्योंकि आज की डेट में जो सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का या फिर क्रिएट करने का, वो क्या है? वो है सोलर पैनल या फिर विंड टर्बाइन। तो उनके बेस पर अगर हम लोग कोई एनर्जी क्रिएट करते हैं, उसमें सबसे शानदार बात क्या रहती है कि उसमें कोई वेस्ट जनरेट नहीं होता है, उसमें किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती है। जैसे अगर न्यूक्लियर हम लोग आज के डेट में जो प्रोडक्ट लेकर आते हैं, यहाँ पर कोई मटेरियल लेकर आते हैं, बाहर से लेकर आना पड़ता है मैक्सिमम लोग को। इसी के साथ में अगर हम लोग क्रूड ऑयल, कच्चे तेल, डीजल, इन सब चीज़ों पर ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो ये भी हम लोग को बाहर से लेकर आने पड़ते हैं। पर लेकिन दो ये ऐसे तरीके हैं जिसके ऊपर हम लोग नेचुरली काम कर सकते हैं, क्योंकि सूरज तो भागने वाला है नहीं, वो यहीं रहने वाला है, ठीक है। इसी के साथ में हवा तो बंद होने वाली है नहीं कि ठीक है हवा का मन नहीं आज बहेगी नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। तो वो हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी को बेस्ट सोर्स यहाँ पर बताया गया। ऐसा ही एक रिवोल्यूशनरी स्टेप अभी आप लोग को यूरोप के अंदर में देखने को मिला। वहां पर रेत की बैटरी बना डाली, ठीक है, जो रेत नहीं होता है, जो सैंड होता है, उसकी बैटरी बेसिकली बना डाली। तो ये क्या हो गए? ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टेप हो गए, जिनका इस्तेमाल कर कर हम लोग एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं, खासकर क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए। तो जब जब हमारे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग लगाते हैं, ये माना जाता है कि बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्री जो हैं, खासकर यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्री है या फिर यूएसए के अंदर आप लोग बातें करो, इन्होंने सब ने इन चीज़ों को इस्तेमाल करने की तरफ कदम बढ़ाने जो है वो रोक दिए हैं। यानी कि अपने देश में तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की फैसिलिटी को जो है वो रोक चुके हैं, और बात करें कि फेज मैनर में इसको कम भी किया जाएगा। पर जैसे डेवलपिंग कंट्री है, हमारा देश हो गया, अफ्रीका के अंदर में कंट्रीज हो गई, इनमें ये दबाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर इनमें दबाकर ये बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें लगाई जाएं, क्योंकि वहाँ से इनको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कई सारी सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो मुद्दे एक नहीं है, मुद्दे हजार हैं यहाँ पर। तो इसलिए जब जब हम लोग कोई भी ऐसा काम करते हैं, पर लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, दो मुद्दे अब आप लोग यहाँ पर समझिए। एक साइड में तो हमारे देश के अंदर में इतने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, दूसरी साइड में हम लोग बोलने लगे कि और न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग नहीं लगाएंगे और हम लोग अपने लोगों को बिजली नहीं देंगे, ठीक है। एक साइड में मैं बोलूँ यहाँ पर कि बिजली इन्हीं की वजह से मिल रही है, दूसरी साइड में बोला जाए इनको हटा दो, भले ही बिजली नहीं चाहिए। ऐसा जरूरी, ऐसा मतलब चल पाएगा क्या? आप लोग बिना बिजली के रह पाओगे? पाकिस्तान के अंदर में भी देखा, एक दिन बत्ती गुल हो गई तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या बेइज्जती हुई है। तो सब लोगों को बिजली मिलना भी जरूरी है, पर बिजली की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? क्या वो इन्वायरमेंट की कॉस्ट पर हम लोग को देनी है या इंसानों की कॉस्ट पर हम लोग को देनी है? वो चीज़ें यहाँ पर समझने वाली है। तो इसलिए बार बार यहाँ पर ये मुद्दा निकल कर आता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाए वो रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने हाइड्रोजन के ऊपर फोकस किया कि हाइड्रोजन फ्यूल यहाँ पर बनाया जाएगा। वो भी एक काफ़ी प्यारा मुद्दा भी आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में तारापुर एटॉमिक जो पावर स्टेशन है वो महाराष्ट्र के अंदर में है, राजस्थान तो राजस्थान के अंदर में हो गया, मद्रास वाला तमिलनाडु के अंदर में, कैगा जो है ये कर्नाटक के अंदर में है, कुंदाकुलम जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था और रसिया यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराता है वो तमिलनाडु में है। इसी के साथ में नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन ये उत्तर प्रदेश के अंदर में है। नेक्स्ट यहाँ पर काकरापर ये एटॉमिक पावर स्टेशन ये आप लोग को गुजरात के अंदर में देखने को मिलेगा। तो ये वो बेसिक फैसिलिटी हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कल को क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो दुनिया में कहाँ पर क्या दिक्कतें चल रही हैं वो अपनी जगह है, पर लेकिन हमारे देश में क्या क्या सिचुएशन है इसको लेकर वो भी हम लोग को अंडरस्टैंड बेसिकली समझनी पड़ेगी, ताकि क्वेश्चन अगर बने तो हम लोग के माइंड में उसको लेकर कन्फ्यूजन न हो। आप लोग खुद देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं यूपीएससी में आंसर राइटिंग के द्वारा भी। बोला जा रहा है कि विद ग्रोइंग एनर्जी नीड शुड इंडिया कीप ऑन एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, डिस्कस द फैक्ट्स एंड फियर एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर एनर्जी। मैंने अभी बताया ना यहाँ पर कि न्यूक्लियर एनर्जी में जो वेस्ट बचता है वहाँ पर वो डिकम्पोज करना बहुत ही मुश्किल है, वो कईयों सालों तक बेसिकली पड़ा रहता है। ये काफ़ी बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर इसको बेसिकली खरीदने के लिए दूसरे देशों पर हमारी डिपेंडेंसी हम लोगों को रखनी पड़ती है। ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है। सामने वाले के साथ में कुछ दिक्कत हो गई तो उसको देना बंद कर देगा, फिर अलग सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आने वाली है। इसकी वजह से जो एनर्जी हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं वो भी ऐसे नहीं कि सस्ती है, ठीक ठाक कॉस्टली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू दूसरी एनर्जी जनरेशन के बारे में जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं।
तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं और फियर तो यही है, कल को चलकर अगर जापान जैसी, ये नहीं कहते कि ऊपर वाला ना करे कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो कहाँ पर हम लोग सिचुएशन को करते फिरेंगे। जापान के पास में तो पैसा है, उसने चीज़ों को मेंटेन कर लिया, क्या हम लोग इस चीज़ को संभाल पाएंगे? अभी भोपाल गैस त्रासदी आप लोग देखो, आज तक भी उन लोगों को प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला है। वहाँ पर सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं ग्राउंड लेवल पर क्या है, तो वो हम लोग को समझना पड़ेगा। वो नहीं कहते कि कई सारे बच्चे आज की डेट में देख, कई बार कई सारे लोग भी मैंने देखा है, सैलरी है उनकी कितनी, कोई ऐसी होगी कोई 15-20 हज़ार रुपये, और एप्पल का फ़ोन लेना है, एप्पल की वॉच लेनी है। मतलब जितना तुम्हारी हैसियत है चीज़ों को हैंडल करने की, उतने ही इंसान को काम करना चाहिए ना। लोन पर लेकर ये चीज़ें लेना, मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या कंडीशन है। एप्पल की वॉच उस इंसान को चाहिए जो दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता है, उसको खड़े होने का, उठने का, खाने पीने का कुछ उसका होश ही नहीं है, तो उसको उसमें टाइमर मिल जाते हैं, अच्छे खासे सारी चीज़ें मिल जाती है, उसकी बॉडी किस तरीके से फंक्शन कर रही है उसके बारे में पता चलता है, वो समझ में आता है। इंसान एप्पल की वॉच यूज़ कर रहा है। एक इंसान ऐसा है जो कि बेसिकली है पढ़ने का काम है, उसको कोई और काम ही नहीं है, वो कह रहा है कि मुझे एप्पल की वॉच चाहिए। अगर लेनी भी है तो यार अपने पैसों से लो, फिर खरीदो, ज़िंदगी में मेहनत करो उसको। अगर आप लोगों को लगता है कि वो शौक भी पालना है, तो हमेशा चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसको अफोर्ड कर सको। एक इंसान है वो महीने के जो है 1 लाख रुपए कमा रहा है, एप्पल की घड़ी कहीं गुम भी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर खरीद लेगा। एक भाई जो एक तरीके से 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसको दे दो एप्पल की घड़ी, भाई साहब उसको ना हार्ट अटैक आ जाना है कल को गुम हो गई अगर। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी शौक पालो तो ऐसे पालो कि आप लोग उसको हैंडल कर सको, और वो भी उधारी में नहीं, अपनी जो सिचुएशन के हिसाब से। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो कल को अगर हमारे देश में कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है तो क्या हम लोग उसको मैनेज कर पाते हैं? तो ये वाला मुद्दा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप लोग ही क्या रहे हैं इसमें आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा, यूपीएससी ने खुद स्वयं यूपीएससी ने 2011 में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, बोला कि फंक्शन ऑफ द हैवी वाटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन पढ़ो वीडियो को पॉज करके और फिर आप लोग इसका आंसर दो, देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है। देखिए एक बार ना आप लोग खुद से ट्राई कर लिया करो, कोई भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ ना, चाहे यहाँ पर कोई क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ या फिर क्वेश्चन वाली वीडियो जब आती है उसमें कोई क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, तो इससे क्या रहेगा ना, आप लोग खुद से क्वेश्चन अगर एक बार पढ़ लोगे ना तो फिर आप लोग जो है जब आंसर बताऊंगा एक तो उसको ढंग से आप लोग समझ पाओगे, पहली बात। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप लोगों ने उसको गलत कर दिया तो अच्छी बात होगी कि आप लोगों ने गलत कर दिया, अब और अच्छे से समझोगे और एग्जाम में गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हैवी वाटर तो स्लो डाउन करता है स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स, पहली स्टेटमेंट बोला गया है। इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। देखिए जहां भी तो ऐसी स्टेटमेंट हो ना एक अपोजिट दूसरी के, तो अक्सर आप लोग को आंसर उसी में से देखने को मिल जाता है। कूल डाउन करना है रिएक्टर, स्टॉप करता है न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, स्टॉप करता है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहाँ पर ये दो बिल्कुल सिमिलर टाइप में देख रही है, एक बढ़ता है एक घटता है, तो इसी में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को बेसिक थ्योरी पता है कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, तो स्पीड को स्लो डाउन करता है यहाँ पर जो हैवी वाटर रहता है। और हैवी वाटर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, वो क्या होता है D2O, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार जैसे कि इंसान ना कई बार चीज़ें पढ़ता होते होते भी समझता कुछ और बोल कुछ देता है, तो वो चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए कहता हूँ यहाँ पर चीज़ों को अगर ढंग से आप लोग पढ़ोगे तो फिर सिचुएशन को जो है आप लोग एग्जाम में हैंडल कर पाओगे। और कहते हैं ना कि इंसान जो है कि यार वो चीज़ एक तरीके से वो कॉमन सेंस यूज़ करके चला गया, वहाँ पर इस तरीके से काम कर लिया उसने, ठीक है। तो कॉमन सेंस भी तभी यूज़ होती है जब आप लोग की बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छी डेवलप होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, बात की जा रही है फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो सिचुएटेड है विच आइलैंड के ऊपर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो पहला है यहाँ पर होक्काइडो, नेक्स्ट है यहाँ पर होन्शु, नेक्स्ट है यहाँ पर शिकाकू और नेक्स्ट है यहाँ पर क्यून्सु, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर ये आप लोग को बताना है। सही आंसर क्या है, मैं लोकेशन ही आप लोगों को दिखा देता हूँ। वैसे आंसर है यहाँ पर होन्सो, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जैक्ट आप लोग इसकी लोकेशन जो आप लोग यहाँ पर देखोगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये होन्सु है। 4 आइलैंड आप लोगों को जापान के देखने को मिलते हैं जो मेजर आइलैंड है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्यारा सा है, ये डायरेक्ट मैच करने के लिए आ जाता है और स्टेट पीसीएस के अंदर तो बड़ा ही फेवरेट टॉपिक ये बन जाता है। कैगा जो है बात की जा रही है, जो जनरेशन स्टेशन है वो तमिलनाडु के अंदर में है, नरोरा यूपी के अंदर में है, ये नेक्स्ट यहाँ पर काकरापार ये आप लोगों को कहाँ पर, ये जो गुजरात के अंदर में है, तारापुर एटॉमिक स्टेशन ये महाराष्ट्र के अंदर में है। तो करेक्टली मैच आप लोगों को करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये बताना है। तो ओनली 1 पेयर सही है, ओनली इसमें 2 पेयर सही है, ओनली इसमें 3 पेयर सही है, या फिर ऑल ऑफ द अबव पेयर सही है। तो ए बी सी या फिर डी में सही आंसर क्या है ये आप लोग बताइए। कर लिया अटेम्प्ट, सही आंसर है यहाँ पर सी। तो जो कैगा है यहाँ पर ये कर्नाटक के अंदर है, मैंने डिस्कस किया था, बाकी सारे के सारे सही आंसर है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बाकी ये हो गया आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन आप लोगों को इस टॉपिक से। तो पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो अब आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गया है, ठीक है।
तो ये था कंप्लीट टॉपिक। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना, बाकी फीडबैक देना जैसा भी लगा टॉपिक। और बाकी इसी के साथ में कोशिश किया करो कि आंसर राइटिंग एटलीस्ट जरूर ट्राई किया करो। इससे क्या होता है, आप लोग के अंदर में कॉन्फिडेंस आता है कि चीज़ें, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसको देखकर आप लोग के सामने आंसर लिखे तो उसमें से चूज करना होता है। पर जब आंसर राइटिंग करते हो ना, वहां पर आप लोग के सामने कुछ होता नहीं है, एक ब्लैंक पेज होता है और एक क्वेश्चन लिखा रहता है। सारी चीजें खुद से रिकॉल करके लिखनी होती है, इसीलिए आंसर राइटिंग जो है सबसे खतरनाक माना जाता है। ठीक है, एक तो सामने क्वेश्चन के ऑप्शन रखे, उनमें से चूज करके बताना कि भाई ये आंसर होगा। एक है कि सारा अपने आप वहां पर एक तरीके से कॉपी के ऊपर राइटिंग करनी है, सारी दिमाग में से निकालनी है। तो ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, तो इसको प्रैक्टिस जरूर करते रहना है। कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, बाकी अच्छे से एंजॉय करते रहिए। ओके, गाना सुना है, कौन सी मूवी का बताना। चांद सिपारिश जो करता हमारी, ऐसा कुछ गाना है ना आमिर खान का। पर लेकिन यहाँ चांद की सिफारिश की नहीं, यहाँ सूरज की कलाकारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसरो के द्वारा बात की जा रही है, जून या फिर जुलाई में जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए फर्स्ट मिशन होगा हमारा सूरज के लिए। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली लार्जेस्ट जो पेलोड है यहाँ पर मिशन है आदित्य। सूरज का पर्यायवाची है आदित्य, याद रखिएगा, जिसका नाम है आदित्य L1। तो L1 की पोजीशन पर जाकर बेसिकली यहाँ पर ये रखा जाएगा और यहाँ से जो हम लोग सूरज की स्टडी करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है ये। आप लोग GS पेपर 3 जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। ये जो शब्द है L1, किस किस को पता है कि L1 है क्या? अगर इसको आप लोगों को बोलो कि काउंट करना है तो कैसे आप लोग इसको देखते हैं, इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। वैसे इसको यहाँ पर बेसिकली लैग्रेनियन पॉइंट बोला जाता है। तो यहाँ पर सन और अर्थ के बीच में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हम लोग बैठकर एक सिस्टमेटिक इमेज की स्टडी करेंगे, वो पॉइंट है लैग्रेनियन पॉइंट, जो कि L1 पॉइंट है। इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी स्टेट पीसीएस के अंदर पूछा जा चुका है। मैंने आप लोगों से एक पर्टिकुलर मिशन के बारे में बात की थी, वो मिशन क्या था, शुक्र ग्रह का, शुक्रयान के बारे में बात की थी ना। तो 2031 में हम लोग उसको लॉन्च करने वाले हैं। लॉन्च तो हालांकि करना था रिसेंटली, पर लेकिन बहुत सारे रीजन की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। पर फिलहाल जो अभी प्रोजेक्ट है हमारे पास में वो है आदित्य L1। तो आदित्य L1 हमारा पहला मिशन है जो कि सूरज के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली किसके द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है, अगर देखा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है उसके द्वारा यहाँ पर अभी ये जो पेलोड है इसरो को सौंपा गया है लॉन्च करने के लिए। यहाँ पर इसके बारे में मैं अभी कुछ और बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि इसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर आदित्य L1 मिशन का। ये जो है बेसिकली बताने वाला है कि सूरज के अंदर में जो सोलर स्टॉर्म होते हैं उनके बारे में आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने वाला है। यानी कि सूरज के अंदर में जो भी यहाँ पर ऐसे तूफान आते हैं तो उसके बारे में स्टडी करेगा, किस तरीके से वो क्रिएट होते हैं। और अब तक का पृथ्वी से बाहर जाकर हमारे 2 मिशन काफ़ी सक्सेसफुल रहे। पहला था चंदा मामा का यानी कि चंद्रयान वाला मिशन। दूसरा हमारा जो मिशन था वो था मार्स यानी कि मंगल ग्रहण का, यानी कि मोम मिशन, यानी कि मामा और मोम तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब चल रहे हैं किसकी तरफ को, अब चल रहे हैं पापा यानी कि सूरज की तरफ को। सूरज की रोशनी जो है वो धरती पर जीवन का एक क्रिएचर, एक तरीके से क्रिएट होने का एक प्रतीक माना जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है यानी कि एक तरीके से प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर किसकी वजह से होती है, वो सूरज यानी कि सन की रोशनी की वजह से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं अगर सूरज ना हो तो धरती पर जो जीवन है वो असंभव यहाँ पर हो जाएगा। तो चांद और मार्स के बाद में यहाँ पर बेसिकली हमारा ये मिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर मिशन है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक नेक्स्ट टारगेट सेट करेगा कि हाँ हम लोग भी इस तरीके से ऐसे मिशन जो है वो यहाँ पर सक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए जो पैसे की बात यहाँ पर की जा रही है वो लगभग 1275 करोड़ रुपए है। हालांकि ये कोई फिक्स नहीं है, ये रिक्वायरमेंट के ऊपर ऊपर नीचे घटते बढ़ते रहते हैं। इसके अंदर में जो इंस्ट्रूमेंट जाने वाले हैं वो बड़े ही शानदार शानदार है। कुछ कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूं, वैसे रटने नहीं है सारे। सबसे पहले तो यूज क्या किया जाएगा, तो पावरफुल SLV यानी कि PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये यूज यहां पर किया जाना है। जो लॉन्च व्हीकल होगा
जो फर्स्ट सोलर मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अंदर पापा भी बैठ के जाएंगे, पापा मतलब प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये सारे मेजर पेलोड हैं जो कि आप लोग इसके अंदर देखने को मिलेंगे। पेलोड का मतलब क्या होता है? पेलोड का मतलब होता है कि प्रमुख जो भी इसके अंदर में इंस्ट्रूमेंट या फिर आइटम जो जाने वाले हैं। तो VELC यानी कि विजिबल एमिशन लाइन जो कोरोनोग्राफ है, इसी के साथ में UIT, इसी के साथ में ASPEX। तो ये रटने नहीं है, पर हल्का सा फिर भी पता होना चाहिए कि नजरों में निकाल लिया एक बार कि पता चले कि कुछ बन रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग ये ना लगे कि यार ठगा ठगा सा ना लगे, यार ये तो बताया नहीं था। ठीक है, तो हल्का हल्का सा एक आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। स्टडी किसकी की जाएगी? तो आउटर मोस्ट जो लेयर है सन, उसकी की जाएगी। कोरोना, ये कोरोना बीमारी वाला कोरोना नहीं है, ये सूरज का पार्ट है। और बेसिकली कोरोना स्पेयर की यहाँ पर डेटा इकट्ठा किया जाएगा ताकि इसके बारे में हम लोग पता लगा सकें। ठीक है, तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कल को चलकर क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो लगभग 400 किलोग्राम जो है स्पेस क्राफ्ट जो है वो सन की स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पर PSLV के थ्रू यहाँ पर भेजने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस रहेगी जहां पर ये जाकर चीजें रुकेंगी, जिसको मैंने अभी L1 बोला था, तो ये लगभग यहां से 1.5 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर जाकर यहां पर ये स्टडी करने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। 7 लगभग ये इंस्ट्रूमेंट है, यहां पर 7 ही हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 टोटल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ये लेकर जाने वाला है जो कि अलग अलग तरीके से सूरज के ऊपर यहाँ पर फोकस करने वाले हैं, अलग अलग एरिया में सूरज के ऊपर। अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं वो है इस पर्टिकुलर टॉपिक का सबसे टेक्निकल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो एक काफी टेक्निकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। जैसे मैंने बोला कि आदित्य L1, तो L1 क्या है? ये है लैग्रेरियन पॉइंट। तो लैग्रेरियन पॉइंट अगर कोई आप लोगों से डायरेक्ट पूछे यार ये कैसा पॉइंट होगा, तो लैग्रेरियन पॉइंट को आप लोग ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं, एक पार्किंग स्पॉट की तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। जैसे नहीं गाड़ी कहां पर पार्क करोगे जहां पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिले, तो अंतरिक्ष की जब स्टडी करने जाते हैं तो अंतरिक्ष यान का पार्किंग स्पॉट बोला जाता है। यहाँ पर ईंधन की खपत जो है वो काफी कम होती है क्योंकि जो फोर्सेस लगते हैं दोनों बॉडीज के ऊपर वो काफी बैलेंस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। चाहे आप लोग गुरुत्वाकर्षण फोर्स के बारे में बात करो या फिर आप लोग किसी और बल के यानी कि फोर्स के बारे में आप लोग बात करो, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो उसके इनहेंस्ड पॉइंट अट्रैक्शन जो होता है, रिपल्सन, उसके बीच में जो पॉइंट होता है वो यहां पर लैग्रेरियन पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो फायदा क्या रहता है कि यहां पर खींचतान जो होती है वो काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेगी और इसकी वजह से एक बैलेंस बना रहता है। तो लैग्रेरियन पॉइंट ऐसा नहीं कि सूरज और पृथ्वी के बीच में ही है, चांद और पृथ्वी के बीच में भी आप लोगों को लैग्रेरियन पॉइंट देखने को मिलता है यहां पर। तो वो पॉइंट जहां पर आप लोग जाकर फील कर सको कि यहां पर कंफर्टेबल है भाई साहब, यहां पर कोई गाड़ी में पंचर नहीं करेगा, यहां पर कोई ये गाड़ी चोरी नहीं करेगा, कोई बैटरी नहीं निकाल के लेके जाएगा, कोई टायर नहीं निकाल के लेके जाएगा, तो वो वाला पॉइंट जो है वो आप लोग को लैग्रेरियन पॉइंट देखने को मिल जाता है। ये शब्द निकलकर कहां से आया? मतलब किसने बोला कि यार इसका नाम ये रखो, और क्या एक ही पॉइंट होता है? नहीं, ये L1, L2, L3, L4, L5 इस तरीके से इसके नाम जो हैं वो यहां पर दिए जाते हैं। एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ लुइस लैग्रेरियन। ठीक है, तो उनके द्वारा यहां पर इस पर्टिकुलर फिनोमिनन की स्टडी की गई 18th सेंचुरी में। तो उसके नाम से हम लोग यहां पर ये पॉइंट का नाम यहां पर बेसिकली निकाल कर लेकर आए। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो आज हम लोग इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं कि आदित्य L1 मिशन ये और आदित्य L1 मिशन वो, तो ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही यहाँ पर कोई मिशन लॉन्च नहीं होता है, तो यहाँ पर पुरानी जो स्टडीज़ होती हैं उनसे फ़ायदा उठाकर यहाँ पर चीज़ों को लेकर आया जाता है। इसमें जो मैंने बोला कि L1 से लेके फिलहाल L5 तक ये पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो इसमें L1, L2 और L3 वो एक तरीके से जब दो बॉडी कनेक्ट होती है उसमें लाइन में जो पॉइंट देखने को मिलेगा एक सिमिलर लाइन में, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे तीनों। L4 और L5 जो है वो थोड़े से अलग तरीके से आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। हालांकि पॉइंट बिल्कुल ऐसी है कि एक बैलेंस पोजीशन वहाँ पर देखने को मिलती है, ज़्यादा रिपल्शन वगैरह आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट्स आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो इनको लैग्रेरियन पॉइंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अभी अगर बात करें तो यहाँ पर लैग्रेरियन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट भी आप लोग बोल सकते हैं जहां से हम लोग अच्छे से सूरज को देख सकते हैं। यानी कि सूरज की जो देखने की हमारी एक तरीके से जो प्रक्रिया है उसमें कोई भी यहाँ पर एक तरीके का एक बोल सकते हैं कि कोई मतलब रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ भी बोलते हैं ऑन द लैग्रेरियन पॉइंट। यानी कि इसके लिए जो टेक्निकल वर्ड यूज किया गया है ये हम लोगों ने VELC यानी कि विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, यानी कि कोरोना की जो विजिबल एमिशन लाइन है
वो यहाँ से दिख पाएगी ताकि उसकी स्टडी यहाँ पर कर सके। आप लोगों ने सुनी है ना महाभारत में कहानी कि यहाँ पर जो बेसिकली द्रोणाचार्य जी सबको लेकर चले गए ग्राउंड में और बोले कि देखो कि आप लोग क्या दिखाई दे रहा है। एक पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, कोई कह रहा पेड़ दिख रहा है, बाघ दिख रहा है, भाई साहब सब कुछ दिख रहा है। एक कह रहा है कि हाँ ये दिख रहा है, किसी को फल दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है। अर्जुन ने कहा कुछ नहीं दिख रहा, बस आंख दिख रही है। तो बोला फोड़ दो, ठीक है, वही वाली बात है। तो ये वो आंख है यहाँ पर पर्टिकुलर जो VELC है, जहाँ से एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर जो सिस्टम को हम लोग बेसिकली ऑपरेट करने के बाद में अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो वहाँ से अपनी इमेज ले पाएंगे, वहाँ से हम लोग अपनी स्टडी कर पाएंगे। तो सारे इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग लेकर जा रहे हैं वहाँ पर उनका इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे। तो ये बनाया किसके द्वारा गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है उसके द्वारा यहाँ पर, जो कि बेंगलुरु के अंदर में है, ये यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं। क्रेस्ट के साथ में सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं कि सूरज के अंदर का जो कोरोना है उसका एनालिसिस किया जाएगा, आउटर लेयर उसके एटमॉस्फेयर का एनालिसिस किया जाएगा, उसका टेम्परेचर कितना है, वहां पर एक तरीके से जो प्लाज्मा जो घूमता है उसकी वेलोसिटी कितनी है, डेंसिटी कितनी है, इन सब चीज़ों की स्टडी करने के लिए हमारा ये मिशन जा रहा है। और जितनी भी ये सारी बातें मैंने बोली हैं, ये सारी की सारी टेक्निकल वर्ड्स जो हैं वो PPT में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो कंफ्यूज मत होना, जब PPT डाउनलोड करोगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। क्या सूरज के लिए हमारा ही मिशन है? दुनिया में कोई और सूरज से प्यार नहीं कर रहा है। नासा पीछे छोड़े ना रहेगा, नासा प्यार कर रहा है। USA का जो नासा का पार्कर सोलर प्रोब है, तो वो भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर मिशन के लिए आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हम ही है, यहाँ पर हेलियो 2 सोलर प्रोब आप लोगों को देखने को मिलेगा। किसका? ये बेसिकली जर्मनी का। इसी के साथ में सोलर ऑर्बिटर, ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का आप लोगों को मिशन देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो L1 पॉइंट जो है जिस तरीके से मैंने बताया, ऐसे यहाँ पर L1 हो गया, इधर आप लोग L2 देखने को मिल रहा है, इधर L3 देखने को मिल रहा है, इधर L4 देखने को मिल रहा है, इधर L5 देखने को मिल रहा है। तो जो मैंने बोला था L1, L2 और L3, ये तो तीनों एक लाइन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर L4 और L3 यहाँ पर वो अलग अलग डायरेक्शन में है। पर ये भी ऐसे हैं कि यहाँ पर भी एक बैलेंस आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इनको लैग्रेरियन पॉइंट हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। टेक्निकल शब्द थे, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया है, जैसे कि एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, या फिर एक बार वीडियो को फिर से चलाकर देख लेना। माइंड में डाउट लेकर मत जाना, बस, और कुछ हो चाहे ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं यहाँ से UPSC के द्वारा? जी हाँ, आंसर राइटिंग के भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बात की जा रही है डिस्कस द अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो हाउ दो एक तरीके से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमारे जो अचीवमेंट है उसको डिस्कस करना है। एंड हाउ द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प इंडिया इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप लोग सोचो कि मंगलयान पे हम लोगों ने अपना मिशन भेज दिया, इतने पैसे लगा दिए, चांद पर मिशन भेज दिया, इतने पैसे लगा दिए, क्या सोसाइटी को इससे कोई फायदा हो रहा है? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। यानी कि क्वेश्चन क्या आता है कि इतने सारे पैसे हम लोग इन मिशन पर खर्च कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग इतने सारे पैसे हम लोग एजुकेशन पर या फिर हेल्थ पर खर्च कर देते, तो क्या ये सही नहीं रहता? तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो हर एक चीज का अपना फायदा देखने को मिलता है। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे हम लोग तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? अब तक हम लोग ऐसे ही तो करते हैं, अपने बेसिकली घर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करना है, दूसरे से चीजें जो हैं वो खरीद कर लेकर आनी है और अपने यहाँ पर यूटिलाइज करनी स्टार्ट कर देनी है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही निकल कर आती थी। अब उससे थोड़ा सा ऊपर उठ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और अब जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन बोल सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग खर्च कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाऊंगा आप लोगों से, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उनका आंसर दोगे। टॉपिक अच्छे से सुना है आप लोगों ने तो ट्राई जरूर करना, ठीक। प्यारा सा क्वेश्चन है पर लेकिन फैक्चुअल है, डायरेक्ट आप लोग आंसर दे सकते हैं। नासा का पार्कर सोलर प्रोब जो है वो यहाँ पर सूरज की स्टडी करने के लिए बेसिकली प्रोजेक्ट था यहाँ पर सोलर विंड के बारे में, जो कि हम भी स्टडी करने जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हेलियो 2 सोलर प्रोब जो है वो ज्वाइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का, बिल्कुल यहाँ पर इस सिस्टम को स्टडी करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। तो ध्यान से रखना, मैच करने के लिए स्टेट PCS बड़ी जल्दी क्वेश्चन पूछता है, UPSC भी आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आंसर क्या है? आंसर है A। क्यों? क्योंकि सोलर ऑर्बिटर है ये ऊपर वाला प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली किसका है? ये हालांकि ज्वाइंट वेंचर था, यहाँ पर भी है, ये याद रखिएगा, ये नासा और जर्मनी के बीच में ज्वाइंट वेंचर था। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात मुझे क्या देखने को मिल रही है,
हमारा देश जो है वो सशक्त है अपने आप में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए, वरना सबको यहाँ पर किसी न किसी के साथ में मिलकर जाना पड़ रहा है। ठीक है, उन्हें कहते शेर अकेला चलता है जंगल में, तो ये वाली बात आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जो हेलियो है ये नासा और जर्मनी का, सोलर ऑर्बिटर जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का, और अभी यहाँ पर जो नासा पार्कर था वो बेसिकली आप लोगों को ये नासा का ही है। ठीक है, तो है ना बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर ए हो गया। ये यहाँ पर ये आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सोलर ऑर्बिटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी बातें यहाँ पर बता दूं कि L1, L2 और L3 जो पॉइंट हैं ये तीनों की तीनों लाइन में है, पर लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल पॉइंट नहीं है। ज़्यादा स्टेबल पॉइंट जो है वो L4 और L5 आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये एक टेक्निकल वर्ड है, याद रखिएगा यहाँ पर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर कम से कम रिपल्सन लगेगा, ज़्यादा लंबे समय तक स्टेबिलिटी रह सकती है। ये ऐसी लोकेशन है इनकी, जबकि ये तीनों जो हैं वो इतने ज़्यादा आप लोगों को वो लोकेशन के हिसाब से नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोग यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पढ़ना आप लोग को आसान लगेगा। लैग्रेंजियन पॉइंट्स के बारे में आंसर आप लोगों को बताना है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक एक। बोला गया है कि ये स्पेसिफिक लोकेशन है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द 3 लार्ज बॉडीज बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय द स्मॉलर बॉडी। दूसरा स्टेटमेंट है L1, L2, L3 स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। L4, L5 जो है वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में देखने को मिलेंगे। आंसर बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। टेक्निकल क्वेश्चन है पर लेकिन पूछा जा सकता है, फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ध्यान से एक बार समझ लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में भी। तो लैग्रेंजियन पॉइंट के बारे में अटेम्प्ट करो, और मैं मानता हूँ कि इसका आंसर मैक्सिमम गलत देने वाले हो। क्यों? दो आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है, और इनकरेक्ट पूछा गया है, और यहाँ पर सारे के सारे जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। आंसर डी हो गया। क्यों? क्योंकि 3 बॉडी लिख दिया गया है, 3 बॉडी नहीं है, 2 बॉडी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये बोला गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है L1, L2 एंड 3, और ये अनस्टेबल बोला गया है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है L4 एंड L5। ये सारी बातें ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई थी। L1, L2, L3 जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में देखने को मिलेंगे। L4 एंड L5 वो है वो ये अनस्टेबल में है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है तो रिमेन इन द पोजीशन विदाउट प्रोपल्सन। ठीक है, इनके बिना हिले डुले यहाँ पर ये पोजीशन में रहेगा, पर यहाँ पर थोड़ा बहुत हिलता डुलता रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये अनस्टेबल पोजीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। और ये 2 बॉडी के बीच में बात की जा रही है, जैसे सूरज और चांद, सूरज और पृथ्वी के बीच में, चांद और पृथ्वी के बीच में। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर अटेम्प्ट करोगे तो ही एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना तो ऊपर से निकल जाएगी बाउंसर बॉल। ध्यान से पढ़ना, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ध्यानचंद नहीं बनोगे, और ध्यानचंद नहीं बनोगे तो क्वेश्चन गलत करोगे। ठीक है, बात की जा रही है आदित्य L1 मिशन के बारे में। बोला गया कि इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है ये, पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाना है, और एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर ये बेसिकली चलने वाला है। सन की स्टडी करेगा, इनरमोस्ट लेयर के बारे में, कोरोना और यहाँ पर कोरोना स्पेयर के बारे में। ठीक है, क्रोमा स्पेयर और कोरोना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कलेक्ट करेगा डेटा जो भी यहाँ पर इससे रिलेटेड है। यहाँ पर एक तो कोरोनल जो मास जो इजेक्शन है, जो यहाँ पर इसी के साथ में इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी। स्पेस वेदर प्रेडिक्शन भी यहाँ पर रहेगा, इसके आसपास जो चीज़ें हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2, 3 या फिर ऑल? सही आंसर आप लोगों को बताना है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन का आंसर दोगे। क्यों? स्टेटमेंट देखो तीसरी, बोला गया कि इनर मोस्ट, सूरज के अंदर जाओगे ना जलाकर राख कर देगा भाई साहब। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर पर ही पहुंच जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। इनर मोस्ट की बात नहीं किया करते। तो चारों में से एक स्टेटमेंट गलत हो गई, और 4 जो हैं वो 3 जो हैं वो करेक्ट हो गई। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से यहाँ पर। तो ये आप लोगों को पॉइंट देखने को मिलेगा। टॉपिक पढ़ लेना अलग बात होती है, पर क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट करना, सोल्व करना अलग बात होती है। टॉपिक पढ़कर निकल जाओ ना, उसको 2 दिन में फिर भूल जाओगे, पर उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एक बार को अटेम्प्ट कर लोगे ना तो फिर आप लोग उसको नहीं बोल पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर तरीका ये रहता है कि आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया पहले, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दी कि क्या क्या है, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों से डिस्कस कर लिए, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दी, L1, L2, L3, L4 क्या है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बाकी और सूरज के बारे में जानना है तो सूरज के जो शब्द हैं कि सन स्पॉट क्या होता है, यहाँ पर ये सारे जो शब्द हैं बेसिकली उनकी जो छोटी छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर डाल दी है, ताकि अगर कल को आप लोग रिवीजन करने बैठो तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों ने देखने को मिले। तो ये स्लाइड एक ऐड कर दी है, पीपीटी डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी बाद में अंडरस्टैंड करने में।
क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया आप लोगों से इस लेवल पर, ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो कोई दिक्कत ना हो। और यूपीएससी का आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी हो गया, तो अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं टॉपिक को पढ़ना यूपीएससी के लेवल पर जाकर। अगर ऐसे तैयार कर लिया तो इंडिया के अंदर में किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग चले जाना, क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस या फिर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से भी कोई पूछ ले कि L1 पॉइंट क्या है, क्यों यहाँ पर डिसाइड किया है, सारी बातें अब आप लोगों के माइंड में क्लियर है कि नहीं। अगर डाउट हो तो बताना, मैं हूं ना, किस लिए बैठा हूं यहाँ पर, टेंशन नहीं लेने का, टॉपिक क्लियर करने का, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी डिटेल में मैं आप लोगों से इसको डिस्कस करना चाहूंगा, ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आए। बेसिकली हमारे देश में कई सारे कानून हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं, लड़कियों के साथ में कई बार रेप होता है, उसके बारे में बात करते हैं। और कई बार यहाँ पर लड़कियां जो हैं उनकी कंसेंट भी रहती है, पर लेकिन यहाँ पर कई बार उन कानूनों का गलत इस्तेमाल भी होता है। यानी कि आप लोगों को पता है जो कानून होते हैं वो लड़कियों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए होते हैं, पर लेकिन कई सारे ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जिसमें लड़कियों को प्रोटेक्शन कराने वाले कानून जो है उनका गलत इस्तेमाल किया गया, बेसिकली इंसान को फंसाने के लिए। तो दोनों ही चीजें सही है यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर दोनों को टैकल करना है कि लड़कियों के साथ में कुछ गलत भी ना हो और उस कानून का गलत इस्तेमाल भी ना हो। तो ऐसा बेसिक बैलेंस बनाकर चलना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसी के बारे में आर्टिकल काफी डिटेल में हिंदू के द्वारा कवर किया गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और केस है यहाँ पर कर्नाटक हाईकोर्ट का। कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा अभी यहाँ पर यह बात की गई, बेसिकली लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से बेसिकली यहाँ पर यह बोला गया कि एक क्राइटेरिया है हमारे देश में जिसमें हम लोग एज के बारे में बात करते हैं। हमारी कंट्री में अगर बच्चों के बारे में बात करें तो 18 साल से नीचे का अगर कोई भी यहाँ पर बेसिकली इंसान है उसको बच्चा माना जाएगा। ये हमारी कंट्री में कानून के तहत आप लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं। यानी कि 18 साल जो है वो एक ऐसी एज मानी गई है जिससे नीचे के बच्चे, एक तरीके से जिससे के नीचे को आप लोग बच्चा मानोगे, ये यहाँ पर क्राइटेरिया रखा हुआ है। ये जो क्राइटेरिया है यहाँ पर, अगर मान लीजिए कोई जिसकी एज जो है वो अबोव 16 है और बिलो 18 है, इस कैटेगरी में कई सारे केसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें निर्भया वाला केस जो था वो भी इसी कैटेगरी में निकल कर आया था। तो इस एज के बारे में सोचने की बात की जा रही है कि कैसे इस एज के बारे में सोचे, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे देश में एक पोक्सो के नाम से कानून है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये जो कानून है हमारी कंट्री में, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में। आप लोगों को बताना है इसका मिनिस्टर कौन है, ये आप लोग बताएगा। आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहां पर ये जो पर्टिकुलर कानून है ये बच्चों को सेक्सुअल असोल्ट से बचाता है, यानी कि बच्चों के साथ में अगर कुछ गलत होता है तो यौन उत्पीड़न बोलते हैं आप लोग, उससे बचाता है, ठीक है। उनकी पोर्नोग्राफी, उनसे रिलेटेड कोई वीडियो ना बनाए, उससे बच्चों को ये बचाता है। और इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट भी बनाने की बात करता है कि हाँ स्पेशल कोर्ट बनाया जाए, ताकि वो केस जो है लंबे समय तक पेंडिंग न पड़ा रहे, उस केस का फटाफट जो है वो सोल्यूशन निकल कर आए। ये बातें कहां पर बोली जाती है, ये बातें यहां पर इस पोक्सो एक्ट के तहत बोली जाती है। इंपॉर्टेंट बात आप लोगों में बता दूं, कई सारे राज्यों ने अभी अमेंडमेंट करके अपने यहां पर कानून लेकर आया गया है कि यहां पर अगर कोई भी यहां पर बच्चे के साथ में ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है तो उन्होंने अभी इनहेंस कर दिए हैं यहां पर, जो कि पनिशमेंट दिया जाता है, फांसी की सजा भी यहां पर दी जा रही है अगर बच्चे के साथ में कोई भी कैसी भी छेड़खानी करता हुआ पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि आज की डेट में यहां पर तकड़े कानून हो गए हमारे देश में भी, अगर बच्चे के साथ में कोई भी किसी भी तरीके से कैसी भी हरकतें करता हुआ पाया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी खुद बताती है यहां पर कितने सारे केसेस यहां पर देखने को मिलते हैं, बच्चों से रिलेटेड यहां पर कई सारी ऐसी हरकतें सामने निकल कर आती है। तो एक तकड़ा कानून होना लाजमी है अगर हम लोग चाहते हैं इन चीजों को बेसिकली कम करना, पर लेकिन कानून से ही काम नहीं चलता है ओनली, हम लोगों को भी यहां पर जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूक के साथ साथ में जो कानून है उसकी हम लोग को एक तरीके से नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इसके चलते हम लोग को अवेयरनेस फैलाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर बात की जाए यहां पर इसके बारे में तो कई सारे फीचर हैं। सबसे पहले तो पोक्सो एक्ट जो है यहां पर बोला जा रहा है कि जेंडर न्यूट्रल टोन पर यहां पर एक लीगल फ्रेमवर्क यहां पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड यहां पर होना चाहिए। यानी कि कोई भी पर्सन, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की है, 18 साल से अगर नीचे हो तो यहां पर उसके ऊपर फोकस किया जाए। कई जगह यहां पर लड़कियों के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, पर लेकिन बच्चों में लड़का और लड़की दोनों होते हैं। ऐसा नहीं कि सेक्सुअल ऑफेंस बस लड़कियों के साथ ही होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा लड़कों के साथ भी जो छोटी एज के बच्चे होते हैं बहुत सारे सेक्सुअल ऑफेंस उनके साथ में होते हैं। तो दोनों को कैटेगरी में यहां पर रखा जाए, तो जेंडर न्यूट्रल ये यहां पर कानून है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि जरूरी भी है, ठीक है। पर लेकिन कई सारी चीजें देखने को मिलेगी कि रिपोर्टिंग जो है ऑफेंस की वो काफी कम देखने को मिलती है। यानी कि
कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब जानने वाला बनता होता है कोई अगर ऐसी हरकतें करता है तो आसपास का कोई जानने वाला इंसान होगा, यार दोस्त रिश्तेदार कोई सगा संबंधी, वो ऐसी हरकतें करेगा तो उस टाइम पर यहाँ पर जो रिपोर्टिंग होती है वो काफी कम होती है। यानी कि लोग जो है अक्सर इज्जत बेइज्जती उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और पता है कि पनिशमेंट जो है वो काफी तकड़ा है, यानी कि फांसी की सजा भी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर कई बार जो है उस चीज को वो रोक लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है यहां पर इस कानून की, अगर ये कानून जो है इसमें कोई लिमिटेशन नहीं कि इतने टाइम तक ही आप लोगों को रिपोर्टिंग करनी है, तो कई बार इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, एक तरीके से ना इंसान को फंसाने के लिए भी किया जाता है इस्तेमाल, पर लेकिन अगर बच्चे के साथ में कुछ गलत हुआ है और वो बच्चा उसको बाद में आके बता रहा है तो एक अच्छी बात भी आप लोग यहां पर बोल सकते हो। यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि हर एक कानून में कुछ अच्छी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी और कुछ ऐसी चीजें जो कि गलत भी हैं, उनको सुधारना चाहिए हमेशा। इसमें जो बच्चा है उसकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती है, बस यहां पर जो कोर्ट है उसके सामने यहां पर ये सारी चीजें रहती है, ताकि कल को अगर कोई ऐसी दुर्घटना घटे तो यहां पर बच्चे की जो एक तरीके से आइडेंटिटी सामने आए तो उसके करियर पे काफी मतलब करियर उसकी लाइफ पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ऑलरेडी बच्चा इन चीजों को झेलने की कंडीशन में नहीं रहता है, तो इसलिए जरूरी है कि इनको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इनको एक तरीके से सिक्योर रखने की कोशिश की जाती है, ताकि उनकी बेसिकली जो नाम है उनकी आइडेंटिटी सामने निकलकर न आए। आप लोगों को मैंने अपनी कंट्री के पोक्सो एक्ट के बारे में बताया कि हमारी कंट्री में पोक्सो एक्ट आने के बाद भी हम लोग चीजें ज्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है कि हम लोग और देशों के कंपेयर में बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। यानी कि और देशों के कंपेयर में तो हम लोग बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं, वो आप लोगों को यहां से दिखेगा। अभी यहां पर पोक्सो एक्ट को लेकर 2019 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई और उसमें बोला गया कि इंडिया का जो लीगल सिस्टम है बच्चों को सेफगार्ड करने के लिए वो बेस्ट जो कंट्रीज हैं उनमें हमारा सिस्टम है, और इवन हमारा देश जो है वो यूके, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ जाता है। इतने अच्छे कानून हम लोगों ने यहां पर बना रखे हैं। इसके अंदर में 2020 में नई ओब्लिगेशन यानी कि नए दायित्व भी डाले गए। देखिए क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, यहां पर कोई भी एक तरीके से इंसान है, एक तरीके से उसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। घर पर कोई नौकर रख लिया, ठीक है, उसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए प्रॉपर, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर। एक तरीके से अगर बात करें तो बच्चों की सेफ्टी के लिए यहां पर उसको एक तरीके से हर एक इंसान को हम लोगों को यहां पर कहीं ना कहीं उसको सेंसिटिव बनाना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे इश्यूज होते हैं, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी चाहिए यहां पर, जो कि कोई भी टॉलरेंस अगर होता है यहां पर एक तरीके से कोई बच्चों के खिलाफ कोई एक तरीके से गलत चीजें होती है तो जीरो टॉलरेंस यहां पर होना चाहिए। अगर बच्चे के खिलाफ कुछ भी पाया जाता है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसके चलते यहां पर ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। जो भी बातें मैंने अभी आप लोगों को यहां पर बताई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने कुछ यहां पर आप लोगों के लिए लिख दिए कि क्या क्या फीचर्स हैं पोक्सो एक्ट के यहां पर, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है, बोला गया है कि इट इज एन ऑफेंस टू नोट रिपोर्ट एंड एब्यूज, ठीक है, तो ये एक ऑफेंस की कैटेगरी में है, कोई लिमिटेशन नहीं है। राइट टू कंपनसेशन भी दिया गया है, आइडेंटिटी जो है छिपा के रखनी है, पीरियडिकली वेरिफिकेशन होनी चाहिए, बैकग्राउंड चेक होना चाहिए एवरी इंप्लॉय जो भी यहाँ पर जो बच्चों के साथ में खासकर इंटरेक्ट करता है, और इसी के साथ में राइट टू लाइफ और सर्वाइवल ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल 21 के तहत भी आप लोगों को यहाँ पर चीज देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, पर फिर भी इतनी कुछ होने के बाद भी कानून का मिसयूज होता है। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, उसी मिसयूज के चलते यहां पर बोला जा रहा है कि इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का नाम लेकर कई बार यहां पर कई सारे लोगों को गलत तरीके से फंसाया जाता है, तो उसको कैसे रोकना है इसके ऊपर फोकस दिया जाता है। जो भी बातें मैंने आप लोगों को अभी बोली है वो ये स्लाइड जो है बखूबी आप लोगों को समझाएगी, ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा। और एक बात बोल दूं, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को यहाँ पर ये बेसिकली सारा मटेरियल मिल जाता है, तो टेंशन मत लेना, टेलीग्राम से जाकर पीपीटी को डाउनलोड कर लेना, चाहे आप लोग हिंदी में तैयारी करें चाहे आप लोग इंग्लिश में, तो सारी चीजें दोनों में यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है, तो इसके लिए टेंशन मत लेना, इसको अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है, मिसयूज होता है कानून का, वो कैसे, मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की है, वो एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं एक दूसरे की कंसेंट से। लड़की की उम्र जो है वो 16 साल से ऊपर हो चुकी है, पर लेकिन फिर भी उसका कंसेंट होने के बाद भी, क्योंकि वो जो है पोक्सो एक्ट के तहत में यहां पर चाइल्ड कंसीडर किया गया है, उसके बाद भी यहां पर इसको कंसेंट नहीं माना जाएगा। यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होता है तो उसको रेप की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, और रेप के बहुत ही तकड़े यहां पर एक तरीके से पनिशमेंट है अगर किसी के साथ में ऐसा रेप यहां पर होता है, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक यहां पर माना जा रहा है। यानी कि अगर बोला जाए गर्ल चाइल्ड 16 की है, पर लेकिन 18 साल से ऊपर जो है वो कंसेंट माना जाएगा, 18 साल से नीचे उसको बच्चा माना जाएगा। उस बच्चे के साथ में अगर कोई दूसरा बच्चा अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं उसकी जिंदगी जो है बर्बाद कर सकता है, चाहे दोनों की सहमति क्यों ना हो।
समझ रहे हैं? मान लीजिए उसने सहमति बोल दी कि हाँ हम लोगों ने सहमति से फिजिकल रिलेशन बनाए थे, पर लेकिन घर वाले जो है उसको पकड़ गए और घर वाले बोले कि नहीं हम लोगों को केस करना है, ये सहमति नहीं थी, और लड़की जो है घर वालों के प्रेशर में आकर मना कर गई कि हाँ सहमति नहीं थी, जबरदस्ती थी। समझो अब सामने वाले के साथ में क्या होने वाला है। ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। इसी के चलते यहाँ पर जो ये एज है ना, इसके क्राइटेरिया को थोड़ा सा एक तरीके से ढंग से एनालिसिस करने की बात की जा रही है, क्योंकि एक ऐसा जो यंग कपल है वो एक ऐसे जो कि नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहे थे, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जैसा उनको लगे वो एंजॉय कर रहे थे, अब वो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर में आ चुके हैं। अब एक क्राइम कर दिया है उन्होंने यहाँ पर एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाकर, जो कि रेप की कैटेगरी में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है अगर इसी चीज का मिसयूज होने लगे। जब तक ये चीज सही है, कानून के हिसाब से चल रही है, पर लेकिन अगर मिसयूज होने लगे तो फिर खतरनाक हो जाता है। बोला जा रहा है कि ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन, यानी कि आंख बंद कर सामने वाले को क्रिमिनल कैटेगरी में डाल देना, डिग्निटी, बेस्ट इंटरेस्ट, लिबर्टी और प्राइवेसी सबका हनन यहां पर होता है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि इसके ऊपर फोकस देना। और ऐसे जब केसेस आते हैं तो कोर्ट के ऊपर और एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ता है, यानी कि कोर्ट जो है वैसे ही इतने सारे केसेस के साथ में जूझ रहा है, अब और केस यहां पर सामने निकल कर आते हैं। तो ये जरूरी है कि इस तरीके के केसेस को ढंग से टैकल किया जाए। तो ये सारी बातें हैं आप लोगों के सामने। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। जहां पर भी जो भी डाउट है क्लियर कर आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसे टॉपिक में अगर डाउट रहेगा तो ये टॉपिक नहीं है, रियलिटी में ये आप लोगों की जिंदगी के आसपास में आप लोगों को चीजें घटित होती हुई नजर आती हैं। और हो सकता है कि आपका कोई आसपास में जान पहचान वाला भी इस तरह की कंडीशन में फंस जाए, तो एटलीस्ट आप लोगों को नॉलेज तो होनी चाहिए कि हाँ यार ये चीजें हैं, इसके ऊपर इस तरीके से काम करना है। तो ये जरूरी है अंडरस्टैंड करना, ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा आंसर राइटिंग के लिए, और एक क्वेश्चन होगा अटेम्प्ट करने के लिए, वो आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। आंसर राइटिंग का आप लोग यहां पर अच्छे से कर सकते हैं। बात की जा रही है कि बहुत सारे कानून है हमारे देश के अंदर में, पर लेकिन वो फेल हो चुके हैं, क्योंकि हमारे देश में सेक्सुअल एब्यूज के केस जो है बच्चों के खिलाफ वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस डिस्कस करना आप लोगों को इस इश्यू को, ठीक है, ये हमारे देश में जो इश्यू है इसको, इस मुद्दे पर प्रकाश डालना है, कि मुद्दों पर चर्चा करनी है कि आखिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये है। बाकी यहां पर अगर बात की जाए तो अगर बात करें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड, जो यहां पर इसके बारे में बात करें, जिसको UNCRC आप लोग बोलते हो, ये बेसिकली 1989 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा अडेप्ट किया गया था, ताकि बच्चों के खिलाफ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको टैकल किया जा सके। तो जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखते हैं, उसको नेशनल लेवल पर नहीं, उसको थोड़ा सा एक एंगल आप लोग इंटरनेशनल लेवल का भी उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों का आंसर जो है वो और बेहतरीन हो जाए। तो ये आप लोग जरूर करना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी डायरेक्ट बन जाते हैं। जैसे यहां पर बात की जा रही है राइट टू डेवलपमेंट, ये बच्चे का अधिकार है। राइट टू एक्सप्रेशन, ये अभिव्यक्ति का अधिकार आप लोगों को देखने को मिलेगा। और रिक्रिएशन, यानी कि मनोरंजन आप लोग इसको बेसिकली बोल सकते हैं, तो ये भी यहां पर एक अधिकार है। तो कौन सा सही है? यहां पर ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ABCFD। वीडियो को पॉज कर आंसर दे लिया करो, बाकी आंसर आप लोगों के सामने डी है। कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहां पर आप लोग इसको समझ सकते हैं, आंसर डी हो गया। अब टॉपिक पूरा आप लोगों के सामने है, इस तरीके से टॉपिक को कवर करना चाहिए कि आप लोग हर एक तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सको। बोला क्या गया, पोक्सो एक्ट क्या है, वो सारी चीजें आप लोगों को बता दी। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डे है वो भी बता दिया, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या हमारा देश का एक्ट जो है वो सही नहीं है, पर फिर भी क्या कमी है, उसके ऊपर क्या काम करना है, वो सब चीजें आप लोगों को समझा दी। तो डाउट होगा तो बताना जरूर, उसको जो है दूर किया जाएगा। और फीडबैक अपना जरूर दे दिया करो, जैसा भी आप लोगों को आर्टिकल लगता है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, स्काई हॉक क्या है, ये आप लोगों को बताना है। इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बताओ स्काई वॉक क्या है, तो पूछा जाए। और ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक ड्रोन है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, सैटेलाइट है, या फिर क्या है आप लोगों को ये बताना है। यहाँ पर बात की जा रही है कि नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ठीक है, कराया गया था बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, या फिर यहाँ पर कर्नाटका। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। जनवरी के महीने में यहाँ पर ये देखने को मिला था। ठीक है, बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में, जो एक पर्टिकुलर बेसिकली जनजाति के बारे में, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है, जिसका नाम है यहाँ पर सोमपेन। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाई जाती है? नीलगिरी, निकोबार, इसी के बाद में स्पीति वैली, या फिर लक्षद्वीप। तो आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। एक हिस्ट्री का भी क्वेश्चन, एक सेकेंड यहाँ पर, अच्छा हिस्ट्री का भी क्वेश्चन था, एक सेकेंड ऊपर, पहले हिस्ट्री क्वेश्चन है। बात की जा रही है यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर, जो कि गुर्जर परिहार वंश। ठीक है, तो मेन इंस्क्रिप्शन जो है वो रिसीव की गई ग्वालियर से, ये आप लोगों को बताना है। पहला यहाँ पर नागभट्ट,
नागभट्ट जो फर्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पर वत्सराज, नेक्स्ट है यहाँ पर जिनका नाम है मिहिर भोज फर्स्ट, और इसी के साथ में नेक्स्ट है यहाँ पर महेंद्र पाल फर्स्ट। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, बात की जा रही है व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन आफ्टर डिडक्टिंग ग्रांट रिलेटेड टू द कैपिटल एसेट्स फ्रॉम द रेवेन्यू जो डेफिसिट ऑफ द, तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी जो यहाँ पर डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट या फिर कैपिटल लॉस। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आंसर दो, देखता हूँ कौन कौन से आंसर देता है। बाकी सी सेट का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके बताना, बड़ा ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो देखता हूँ कौन से आंसर इसका देता है, ठीक है। बाकी एक्सप्लेन किया जाएगा। आज का जो आप लोग हैं यहाँ पर जो आइलैंड वाला एरिया है ये है बेसिकली क्वेबल। तो क्वेबल आइलैंड के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। बड़ा ही प्यारा सा एरिया है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ कुछ ऐसा आप लोगों को दिखाई देगा। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन है बे ऑफ बंगाल की साइड में। किस किस को पता था इसके बारे में, खासकर जो इस पर्टिकुलर एरिया से आता होगा वो तो जानता होगा। उसके अलावा आप लोगों ने कभी इसके बारे में सुना था कि ऐसा भी कोई एरिया है? किस किसी ने रिलेटिव में सुना था ये बताना, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के पास में आप लोग जाओगे तो यहाँ पर अदियार रिवर भी आप लोगों को दिखाई देगी, और इसी के साथ में ये सिचुएटेड है। बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पर मैलापोर और अदियार, और यहाँ पर इसके पास में आप लोगों को जो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बात की जाती है यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर जो पड़ता है यहाँ पर सदर्न स्ट्रेच ऑफ मैरीन बीच, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में देखने को मिलता है। खासकर जब जल्लीकट्टू के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को इसके आसपास वाले रीजन में, खासकर जो मैरीना जो बीच है इसके आसपास वाले रीजन में आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी जो कि और जिनकी यहाँ पर एक तरीके से ग्रेव यानी कि चिता भी है यहाँ पर, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे आते हैं। तो जेपी चंद्रबाबू, तो उनका नाम भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं कि ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दे भी रखी है, तो कन्फ्यूजन इसके रिलेटेड आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और मैप बेस्ड लोकेशन तो देखो यार, थोड़ा सा अपने देश के बारे में जितना पता उतना ही कम है, तो हल्का सा आइडिया जरूर रखा करो, ओके। आज के शब्द आप लोगों के सामने यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। तो अंग्रेज बन जाओगे अगर इनको पढ़ोगे तो। पहला यहाँ पर परफेक्टरी, मतलब एक तरीके से लापरवाह, बेपरवाह, ठीक है। असावधान बेसिकली आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जिजरेट करके चीज़ों को बताना, सुना है कई बार कि यार बढ़ा चढ़ा के बोलता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि मतलब गया कहीं घूमने आसपास में, बोला भाई साहब क्या शानदार जगह थी, मज़ा आ गया घूमने में, देखा तो क्या इतनी गंदी जगह घूम के आ रहा है, मतलब दूसरों को भी चाहता है कि मैं घूम के आऊँ तो ये भी घूमने जाए, वहाँ पर इनका भी टाइम बर्बाद हो। ऐसे से भी कई सारे आप लोगों को दोस्त नजर आ जाते हैं, कई बार बदतमीज टाइप के। क्या मन करता है फिर मन करता है गाली गलौज करने का, तो इसको बोलते हैं स्क्रूएलिटी, ठीक है। तो यानी कि जब ऐसी हरकतें कर देगा तो यही काम करेंगे ना फिर, और फिर वो क्या करेगा, वो करेगा एनिमेड वर्जन। तो एनिमेड वर्जन मतलब निंदा करेगा कि यार मेरे साथ में ऐसा कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या होगा, उसका काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो डिस्कॉर्डेंट, ठीक है। तो कहानी बन गई आप लोगों की वोकेबलरी की, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रतिकूल, एक यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है एक तरीके से, एक तरीके से डिसएग्री होना कि हाँ भाई साहब ऐसा नहीं था वैसा था, अरे नहीं मैंने तो बताया था यार अच्छी जगह घूमने की, घूम के जरूर आना। तो ये बातें हैं, ठीक है।